हेलो फ्रेंड्स, तो हम देख रहे थे अपनी मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर और बात करें यहाँ पर तो हमारी जो है यूनिट सेकंड चल रही थी। अब इस यूनिट सेकंड में हमारे 3 चैप्टर हैं। पहला हमारा एंटी एंजाइनल, देन हमारा डायूटेक्स, देन हमारा है एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट। तो इसमें हम जो अपना पहला वाला चैप्टर था उसको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसकी वीडियो आपने नहीं देखी हो आप जाके देख लेना। बाकी इसके नोट्स जैसे आप लोग ना अभी टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, जब तक हमारी वेबसाइट पे मतलब नोट्स अपलोड नहीं होते, यूनिट कंप्लीट नहीं होती, तब तक आपको लेक्चर वाइज जो नोट्स होंगे वो आपको टेलीग्राम पे डाल दिए जाते हैं, तो आप वहां जाके ले सकते हो। ठीक है, तो सारी जो भी यूजफुल लिंक्स होंगी वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएंगी। वहां जाओ, वीडियोस को देखो, प्लेलिस्ट वगैरह चेक करो और जो कुछ है सारा कुछ आप देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं। तो आज हम यहां पर लेकर आए अपने डायूटेक्स के बारे में। तो जो हमारे डायूरेटेक्स हैं ये भी एक मतलब वन वीडियो कंप्लीट वीडियो रहेगी और आज एक ही वीडियो में आपको जो है ये पूरे का पूरा डायूटेक्स हम समझाने वाले हैं। अब ऑब्वियसली बात है, इतना बड़ा टॉपिक जो इतना बड़ा चैप्टर अगर एक वीडियो में करेंगे तो लेंथी वीडियो तो होने वाली है, करीब 1 घंटे तक जाने वाली है। लेकिन हाँ, आज आप अगर ये एक वीडियो देखते हैं आप डायूटेक्स के मतलब राजा बन जाएंगे, आपको सारा कुछ रानी भी बनेंगे मतलब, तो सारा कुछ आपका जो है क्लियर हो जाएगा। तो हम समझने क्या वाले हैं आज की वीडियो में वो देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर ये डायूटेक्स होते क्या हैं और हम इसको यूज क्यों कर रहे हैं। फिर हम यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक समझेंगे नेफ्रॉन के बारे में। अब बोलोगे नेफ्रॉन ये कहां से आ गया, तो देखो जो भी यूरिन फॉर्मेशन वगैरह का जो भी काम होता है सारा कुछ हमारा नेफ्रॉन के अंदर होता है। नेफ्रॉन क्या है, हमारे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, यानी कि सारे के सारे काम हमारे इसी के अंदर होते हैं। अब अगर हम ये समझ गए कि इसके अंदर हमारी यूरिन बन कैसे रही है, कहां पे क्या काम हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन, ये सारे फंडे अभी आपको आगे समझ आएंगे। तो जब हम इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, देन हम इन जो भी हमारी ये 5 क्लास है इसका हम मैकेनिज्म देखेंगे, तो ये समझने में हमको बहुत ही ज्यादा आसानी होगी अगर हमको ये नेफ्रॉन वाला कंसेप्ट या पूरा का पूरा किस्सा हमको समझ आता है। तो मेरे मतलब स्पेशल राय है कि आप इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, इसको आप जरूर देखना। उसके बाद जो भी हमारे ये चैप्टर्स होंगे या इसमें आप देख रहे होंगे, इन सबके जो टाइम स्टैम्प्स होंगे वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और वहां जाके आप मतलब चेकआउट कर सकते हैं। इसलिए जैसे देखो, बहुत लोग बोलते हैं कि सर आप लेंथी वीडियो ना बनाओ क्योंकि इससे मतलब समझने में दिक्कत होती है और इतना लंबा टिक के कौन वीडियो वगैरह देख पाता है। तो देखो फ्रेंड, पहली बात तो ये है कि हमारा इसमें कोई फायदा नहीं होता इतना, क्योंकि अगर हम शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, आप खुद ही सोचो, ये हमारी एक लेंथी वीडियो एक है, अगर हम इसकी शॉर्ट बनाएंगे तो कम से कम 6 वीडियो बनेंगी। तो भाई 6 वीडियो बनाने में हमें ज्यादा फायदा है कि एक वीडियो बनाने में, क्योंकि 6 पे भाई व्यूज एफेक्ट आएंगे, ज्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन हमको क्या करना है, आपका कंटेंट जल्दी कवर करना है क्योंकि सिलेबस ज्यादा है और टाइम कम है। तो ये आप ही के लिए है, आप ही के लिए ज्यादा यूजफुल है और इससे आपको भटकना भी नहीं पड़ेगा। एक ही वीडियो में आपको सारा कुछ मिल जाएगा, सिलेबस जल्दी होगा और मतलब सारा कुछ आपके लिए प्रॉफिट है। बाकी प्रॉब्लम तो है नहीं, आपको टाइम स्टैम्प मिल ही जाएंगे। आप वहां जाके जो भी आपको टॉपिक देखना हो आप एक एक दो करके मतलब देख सकते हैं। जरूरी थोड़ी आप 1 घंटे की वीडियो एक ही बार में देखो, आप 2-3 बार में देख सकते हो। तो बस ये डाउट था, अब आगे मतलब इसकी आप कमेंट वगैरह ना करना। चलिए, तो अब हम देखते हैं अपने डायूरेटेक्स के बारे में। तो पहले हम कहानी समझते हैं कि आखिर हमको इनकी जरूरत क्यों पड़ी। तो देखो, सिंपल समझो कि हमारी बॉडी में एक प्रोसेस होती है यूरिनेशन, यानी कि जब हम लोग यूरिन वगैरह करने जाते हैं, वेस्टेज अपना जो भी होता है सारा कुछ हमारा बॉडी से बाहर निकलता है। तो 2 ही रूट है जिसके द्वारा हमारी बॉडी से जो भी एक्सेस में या वेस्टेज या कुछ भी चीज होती है वो बाहर निकलती है, रेक्टल रूट और ये हमारा यूरिनेशन वाला। तो मोस्टली जो हमारा होता है, जब आपने देखा होगा रेक्टल वगैरह तो दिन में एक आध बार ही होता है, लेकिन मोस्टली जो हमारा होता है वो यूरिनेशन के थ्रू ही हमारा जो भी वेस्टेज वगैरह है बाहर निकलता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम कब आई, देखो ये तो हमारी नॉर्मल चल रही है, लेकिन प्रॉब्लम का आती है जैसे लेट करो कि हमारी बॉडी में कोई होगी प्रॉब्लम जैसे मानो या तो एक्सेसिव फ्लूइड हो गया। अब एक्सेसिव फ्लूइड का मतलब जैसे एग्जांपल के ले लो, हमारे हो गया हाइपरटेंशन। अब हाइपरटेंशन में क्या होता है कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो हमारा ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, और अगर हमारा ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया तो भाई ब्लड वॉल्यूम जो हमारा ब्लड है वो भी तो एक तरह से फ्लूइड है, और जब फ्लूइड है तो वो वर्कलोड बढ़ाएगा तो हार्ट अटैक आने के चांस है। तो हमको क्या करना है, ये कम करना है। तो एक तरह से ये भी हमारा क्या है, फ्लूइड है। तो हम इसको कंडीशन ले सकते हैं कि अगर हमारा एक एक्सेसिव फ्लूइड हमारा बढ़ गया, यानी कि हमारा ब्लड वॉल्यूम अगर बढ़ जाता है, या कोई ऐसी कंडीशन आती है, आप लोगों ने देखा होगा कभी, जैसे मैं अलग दिखाता हूं आपको, हाथ वगैरह पे कभी इस तरह से सूजन आ जाती है या कोई एडिमा वगैरह बन जाता है। एडिमा मतलब एक्सेसिव फ्लूइड कोई एक पर्टिकुलर जगह पे क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो एक्यूमुलेट हो जाता है, तो उसको भी हमको जो है बाहर निकालना पड़ता है। तो ये भी हमारा एक फ्लूइड वगैरह है। अब ऐसे जो हमारे फ्लूइड्स होते हैं जो हमारे ज्यादा मात्रा में हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, और आपको पता है कि जो भी फ्लूइड होते हैं वो हमारे में बहते कैसे हैं, हमारे में कैसे बहते हैं, ब्लड के थ्रू, यानी कि कहीं भी कोई भी ट्रांसपोर्ट होना हो तो ब्लड के थ्रू ही हमारी पूरी बॉडी में बहते हैं। तो अब यहाँ पर कहानी समझो क्या हुआ, हमारी बॉडी में हो गए एक्सेसिव फ्लूइड यानी कि अत्यधिक मात्रा में कोई फ्लूइड, और जो नुकसान क्या कर रहा है, हमको हाइपरटेंशन यानी कि हमको दिल का दौरा वगैरह ऐसी हार्ट अटैक जैसी बीमारी कर सकता है। यहाँ पर हमें एडिमा वगैरह कॉज हो गया या ग्लूकोमा हो गया। अब ग्लूकोमा में क्या होता है, जैसे हमारी ये आंख है
तो आंख में जो हमारी अंदर की लेयर है इसके अंदर हमारा जो प्रेशर फ्लूइड होते हैं वो हमारे ज्यादा भर जाते हैं और वो यहाँ पर प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं और हमारी आंख ऐसी हो जाती है एकदम जैसे फटने वाली हो और ये सब बहुत दिक्कत कॉज कर सकती है। तो यहाँ पे हमारा फाइनल क्या होगा, हमारा फ्लूइड एकदम भर गया। तो भाई सिंपल सा हमको पता है कि हमारा जो फ्लूइड निकलेगा उसका एक ही रूट है, यूरिनेशन। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम कुछ ऐसे ड्रग्स देते हैं, मतलब ऐसे ड्रग बनाए गए जिसको हम डायूरेटिक्स बोलते हैं। तो इनका काम क्या होता है कि जो हमारी ये यूरिनेशन है इसको ये इंक्रीज कर देते हैं। जैसे मान लो आप 2-3 घंटे में एक बार जा रहे हो, अगर आपने डायूरेटिक खा लिया तो आप घंटे में 1-2 बार जाने लगोगे, यानी कि यहाँ पर आपकी ये चीज इंक्रीज हो गई। अब भाई आप जा रहे हो तो भाई कुछ तो करके आओगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये फ्लूइड जो हमारा होगा ये हमारा यूरिन के फॉर्म में, यानी कि ये हमारे साथ यूरिन की फॉर्म में क्या होगा, यूरिनेशन की तरह हमारी बॉडी से बाहर निकलने लगेगा। और इससे क्या होगा कि अब हमारी बॉडी में जो ये फ्लूइड एक्सेस हो गया था वो हमारा धीरे धीरे कम हो जाएगा और हमारी जो भी परेशानी थी, हाइपरटेंशन था या हमारा कहीं पे एक्सेसिव फ्लूइड था या ग्लूकोमा वगैरह हो गया, तो जो ऐसी बीमारी वगैरह होती है उसमें ये चीज हमको क्या करेगी, हेल्प करेगी। तो यही रीजन है कि आपने देखा होगा बहुत जगह जो है डायूरेटिक्स का यूज किया जाता है। किसी बंदे को अगर दिल की बीमारी हो वहां पे देते हैं, किसी बंदे को कोई वैसी बीमारी हो या किसी को मान लो कोई किडनी वगैरह में कोई इन्फेक्शन हो गया तो भाई चाहते हैं कि जल्दी जल्दी यूरिनेशन हो, जिससे पथरी वगैरह की समस्या में भी आपने देखा होगा ज्यादा मतलब यूरिन कहते हैं यूरिन ज्यादा करो ये सब निकले। तो इन सब में इस दवा का बहुत बार यूज किया जाता है, जिससे क्या होता है यूरिनेशन हमारी बढ़ जाती है और बॉडी का फ्लूइड जो हमारा होता है एक्सेसिव मात्रा में वो बॉडी से बाहर निकलने लगता है। तो ये आप समझ गए देसी भाषा में कि आखिर हमारे डायूरेटिक्स होते क्या हैं और वो काम कैसे करते हैं। अब हमको कहानी ये समझनी है कि देखो नॉर्मली हमारी जो यूरिनेशन हो रही है ये आखिर हो कैसे रही है और हमारे जो डायूरेटिक्स है इन्होंने आखिर काम कैसे किया, ये दोनों बातें हमको समझनी। पहले हमें समझना है कि जो नॉर्मल यूरिनेशन लोगों को हो रहा है, भाई जा रहे हैं यूरिन कर रहे हैं, नॉर्मली जा रहे हैं, मतलब कोई एक्सेस नहीं, नॉर्मली जा रहे हैं, तो क्या प्रोसेस उसमें चल रही है, यानी कि हमारी यूरिन फॉर्मेशन की क्या प्रोसेस है वो हमको समझना है। देन हमारा समझेंगे कि आखिर हमने जब डायूरेटिक्स दिए तो इन्होंने ये यूरिनेशन को बढ़ाया कैसे, यानी कि इन्होंने इन चीजों को ट्रीट कैसे किया। तो 2-4 चीजों को हमें यहाँ समझना है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम यहां पर समझते हैं अपने नेफ्रॉन के बारे में, क्योंकि नेफ्रॉन यानी कि हम सिंपल बोल सकते हैं कि अब हम समझेंगे यूरिन फॉर्मेशन के बारे में, क्या आखिर यूरिन जो है वो फॉर्म कैसे होती है हमारी बॉडी में। तो देखो हम जानते हैं हमारा मेन काम होता है वो किडनी के थ्रू होता है। किडनी का काम क्या होता है, हमारे ब्लड को फिल्टर करेगा और वो यूरिन में कन्वर्ट करेगा। तो किडनी में जो काम होता है वो किसके थ्रू होता है, नेफ्रॉन के थ्रू। यानी कि यहाँ पर जो आपको दिख रहे होंगे ये इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे जो है नेफ्रॉन हमारे होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। वो नेफ्रॉन हमारा कुछ इस तरह का होता है, ये मैं यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाता हूँ। अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि आखिर जो नेफ्रॉन है इसमें हमारे यूरिन बन कैसे रही है और जो हमारे डायूरेटिक्स है वो वर्क कैसे करेंगे। तो देखो सिंपल यहाँ पर आपको जो है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पूरा का पूरा दिखाई दे रहा होगा। अब अगर देसी भाषा में सिंपल समझे तो नेफ्रॉन जो हमारा होता है उसमें हमारी 3 चीजें होती हैं। पहला हमारा होता है फिल्ट्रेशन, दूसरा हमारा होता है रीअब्जॉर्प्शन, तीसरा हमारा होता है सिक्रेशन। और जितने भी लोग होंगे उन्होंने अब तक जैसे फर्स्ट सेम में पढ़ा हो या पहले कभी पढ़ा हो तो आप लोगों ने यही मतलब 3 मेन चीजों के बारे में स्टडी किया होगा। लेकिन यहाँ पर हम जो है इनको पार्ट वाइज देखेंगे, क्योंकि हमको क्या समझना है, हमको समझना है डायूरेटिक्स के बारे में। तो उसके लिए हमको ये पार्ट वाइज समझना होगा। तो पहले समझते हैं कि आखिर मतलब इसमें हमारा क्या क्या होता है, नेफ्रॉन कैसी होती है। तो देखो सिंपल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये हमारा जो हमारा पार्ट है ये हमारा कहलाता है वोमेन्स कैप्सूल, और ये जो आपको गुच्छा सा दिख रहा होगा कैपिलरी का, इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर। अब आगे जैसे हम बढ़ेंगे यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है, वैसे देखा जाए यहाँ से लेके यहां तक का ये पूरा पार्ट हमारा ट्यूब्यूल वाला कहलाता है। अब ट्यूब्यूल जैसे आप ट्यूब वगैरह से डिनोट कर पा रहे होंगे, तो ट्यूब क्या होती है हमारी, ट्यूब मतलब एक पाइप की तरह होती है। तो ये भी हमारी संरचना एक पाइप की तरह होती है जिसके अंदर हमारी यूरिन जो है बहती है। सिंपल सा फंडा है। चलिए तो यहां पर जो ये वाला हमारा हिस्सा है इतना, ये चीज हमारी कहलाती है पीसीटी। पीसीटी बोले तो प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल बोलते हो। तो ये हमारी पीसीटी आ जाती है। देन हमारी ये यहाँ पे आपको दिख रही होगी, तो यहां से लेके और ये वाला जो हमारा हिस्सा है इतना पूरा हिस्सा, ये चीज हमारी कहलाती है यहाँ पर लूप ऑफ हेनले। अब लूप ऑफ हेनले नाम क्यों है, तो देखो लूप वर्ड, तो लूप वर्ड हमारा कब आता है, जब हमारी किसी भी चीज में इस तरह के लूप पड़ जाते हैं। देखो ये आपको दिख रहा होगा, तो इस तरह के जब लूप वगैरह पड़ जाते हैं तो ये हमारी लूप चीज आ जाती है। लूप मतलब ऐसे बैंड मान लो आप एक तरह से। तो यहाँ पर ये हमारे इस फॉर्म में होते हैं, इसलिए इसको हम लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। तो ये आपको यहाँ दूसरा पार्ट पता चलेगा। तीसरा एक्चुअल में, पहला हमारा बोमेन कैप्सूल था, दूसरा हमारा पीसीटी, तीसरा हमारा लूप ऑफ हेनले। अब लूप ऑफ हेनले हमारा फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड है। आप इसको समझो सिंपल क्या होता है। तो देखो हमारा जो यूरिन है वो हमारी इस तरफ आ रही है, यानी इस वाले डायरेक्शन में। तो जब यहाँ से आ रही है इधर, तो यहाँ पे नीचे जाएगी, और जब नीचे जाने को हम क्या बोलते हैं,
डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि जब कोई चीज हमारी नीचे जाती है। तो ये वाला जो लूप ऑफ हेनले यहाँ से हमारी यूरिन नीचे को जा रही है, तो ये चीज हमारी क्या कहलाती है, डिसेंडिंग लिम्प ऑफ हेनले, यानी कि डिसेंडिंग वाला पार्ट कहलाएगा। और फिर यहाँ से हमारी ये चीज ऊपर जाती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, असेंडिंग लिम्प बोलते हैं। तो इस तरह हमारे जो लूप ऑफ हेनले हमारा दो पार्ट्स में डिवाइड है। फिर हमारे यहाँ से ऊपर जाता है यहाँ पे, तो इस जगह जो आपको दिख रहा होगा ये हमारी कहलाती है डीसीटी, यानी कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल कहलाती है। और देन ये चीज हमारी यहाँ से कनेक्ट हो जाती है यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट में, और इसी कलेक्टिंग डक्ट में आपको ये और दिख रहे होंगे, तो यहाँ पे और हमारे बाकी के जो नेफ्रॉन वगैरह होते हैं वो हमारे यहाँ कनेक्ट होते हैं, और सभी की जो यूरिन बन के आती है वो हमारी यहाँ पे कलेक्ट हो जाती है। देन ये यूरिन हमारी एक्सक्रीट आउट हो जाती है ब्लैडर में जाके, देन यूरिन के थ्रू हमारी बाहर हो जाती है। तो ये हमारा सिंपल आपको यहाँ डायग्राम सा दिख गया होगा कैसे हमारी ये चीज होती है, क्या होती है। अब देखो यहाँ पर होता क्या है, फंडा समझो। तो पहले नंबर पे मैं आपको सिंपल समझाता हूँ क्या होता है कि पहले नंबर पे हमारी होती है फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन में क्या होता है, तो आपको यहाँ पर ये चीज दिख रही होगी, तो ये हमारा है ग्लोमेरुलस, और यहाँ पे क्या है, ये जो हमारी है ये हमारी है एफरेंट आर्टेरियल। तो जो भी हमारा बॉडी का पूरा ब्लड होगा वो हमारा ब्लड आएगा और वो यहाँ से होता हुआ और फिर यहाँ से मतलब गुजरेगा। तो यहाँ पर ये जो हमारा ग्लोमेरुलस है ये हमारा एक तरह से छलनी की तरह काम करता है, यानी कि सीप की तरह काम करता है, छानने का काम करता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही हमारा ब्लड यहाँ से यहाँ गुजरता है तो जितना भी उसके अंदर जो भी हमारे ब्लड के पार्ट होते हैं वो ऑलमोस्ट हमारा जो वो यहाँ पर फिल्टर आउट हो जाता है और इस तरह हमारा नीचे गिर जाता है, जिसको हम फिल्ट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, हम यहाँ पे फिल्ट्रेट बोलते हैं। इस चीज को हम अभी फिल्ट्रेट बोलेंगे, हम यूरिन बाद में बोलते हैं, अभी हम इसको सिर्फ फिल्ट्रेट बोलते हैं। तो यहाँ पर लगभग ये हमारा फिल्ट्रेट इस तरह गुजर जाता है। फिर जो हमारा बचा हुआ ब्लड है हमारा जो भी इसके अंदर होता है वो हमारा यहाँ से इसमें आगे बढ़ जाता है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो रेड कलर में ये हमारी आर्टरीज है और जो ब्लू कलर में ये हमारी वेन्स है, और जो हमारा पूरा नेफ्रॉन है इसको आर्टरीज और वेन्स ने क्या पूरा अच्छी तरह से कवर कर रखा है। ये पूरा का पूरा फंडा है यहाँ पर। अब होता क्या है तो ये समझो। अब यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं आश्चर्य बात कि यहाँ पर जो हमारा ब्लड फिल्टर हो रहा है इस वाले जो हमारा ग्लोमेरुलस पार्ट है इसमें लगभग हमारा पूरे दिन में करीब 150 से 180 लीटर तक ब्लड हमारा जो फिल्टर आउट हो जाता है। अब सोचने की बात है कि हमारी बॉडी में तो सिर्फ 4-5 लीटर ही ब्लड है, तो आखिर इतना ज्यादा फिल्टर कैसे हो रहा है। तो इसके पीछे कहानी क्या है, रीएब्जॉर्प्शन की कहानी आती है। अब रीएब्जॉर्प्शन की कहानी क्या है, तो देखो यहाँ पर हमारे ऑलमोस्ट जो भी हमारे मतलब ब्लड के अंदर जितने भी पार्ट आते हैं, आपने कंपोजिशन ऑफ ब्लड पढ़ा होगा तो उसमें हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं, आयंस आते हैं हमारे, उसके बाद हमारे जो मेन कंपाउंड जैसे प्लाज्मा हो गया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये सब चीजें तो हैं। तो ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें होती हैं वो हमारी यहाँ पर क्या हो जाती हैं, फिल्टर आउट हो जाती हैं और आरबीसी वगैरह हमारी ऊपर रह जाती हैं। तो लगभग हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा पार्ट है वो हमारा फिल्टर आउट हो जाता है। अब अगर यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन ना हो तो हमारे ब्लड में तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो हमारा जो ब्लड यहाँ से वापस जा रहा है वो हमारे ब्लड में वापस कहां से जाएगा। तो इसलिए जो भी हमारा नेफ्रॉन है ये आपको दिख रहा होगा पूरा, इसके अंदर हमारी होती है रीएब्जॉर्प्शन वाली प्रोसेस। यानी कि अब जो हमारा यहाँ पे फिल्ट्रेट बन गया था वो फिल्ट्रेट हमारा अगेन क्या होगा, वो हमारा इस ब्लड कैपिलरी में जाके मिलेगा और इन ब्लड में मिलने के बाद वो हमारा अगेन हमारी बॉडी में वापस जाएगा, हमारे लंग्स में जाएगा, वहां से फिर हमारा ऑक्सीजन लेके वापस आएगा और देन पूरे बॉडी में घूम के फिर हमारा किडनी के पास आएगा और फिर से हमारा फिल्टर होता है। तो ये इस तरह हमारा पूरा काम करता है। तो देखा जाए यहाँ पर फिल्ट्रेशन आप समझ गए और रीएब्जॉर्प्शन आप समझ गए। और रीएब्जॉर्प्शन हमारी कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रीएब्जॉर्प्शन हमारी क्या बढ़ाती है, हमारी ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज करती है। क्या करती है, हमारी ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज, क्योंकि जो हमारा फिल्टर हो गया था उसको अगेन क्या करते हैं, इस वाली कैपिलरी में लेके डालते हैं। तो ये हमारा हो गया। थर्ड क्या होगा कि जितना हमारा बचा हुआ जो भी मतलब फिल्टर से हमारा जो रीएब्जॉर्प्शन हो गया, अब जो बचे हुए हमारे फिल्टरेट होते हैं या जो ड्रग्स के कंपाउंड होते हैं, एक्सक्रीट आउट होते हैं, जो भी बेकार की चीजें होती हैं वो सब हमारी यहाँ से जाएंगी और इस कलेक्टिव डक्ट में क्या हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती है और यहाँ से हमारी यूरिन के थ्रू वापस निकल जाती हैं। तो ये फंडा हमारा सिंपल यहाँ पूरा चलता है, जिसको हम लास्ट में बोलते हैं सिक्रीशन, मतलब बाहर निकलना एक तरह से। तो इस तरह हमारी किडनी जो है काम करती है। अब हमको जो है पार्ट वाइज समझना है कि एक एक पार्ट में क्या चीज हमारी कितनी एब्जॉर्ब हो रही है, कितनी रीएब्जॉर्ब हो रही है, और इसी के थ्रू हम जो है बाकी की कहानी समझेंगे। तो देखो पहले आपको ये डायग्राम मैं यहाँ रख देता हूँ। अब फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे हमने जो है 5 पार्ट इसके लिए है। पहला हमने लिया है बोमेन कैप्सूल, दूसरा हमने लिया है पीसीटी, तीसरा हमने लिया लूप ऑफ हेनले, चौथा हमने लिया डीसीटी और पांचवा हमने लिया कलेक्टिंग डक्ट। अब पहले नंबर पे हम आते हैं बोमेन कैप्सूल में। तो बोमेन कैप्सूल में सिंपली काम क्या हुआ, यहाँ पर यहाँ हमारी हो रही है फिल्ट्रेशन। तो यहां बस एक ही काम हुआ, क्या हुआ, हमारा जो ब्लड था वो हमारा फिल्टर आउट हो गया। तो जो मैंने आपको यहां दिखा दिया ये चीज हमारी क्या हो जाएगी, यहां फिल्टर आउट हो जाएगी। अब जो हमारा ये वाला जो भी फिल्टर का कंपोनेंट होगा वो हमारा यहां से क्या होगा, आगे बढ़ेगा, क्योंकि भाई ये इस तरह हमारे डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अब ये आगे बढ़ा तो कहां पे पहुंचा, ये हमारा पहुंचा पीसीटी में। और पीसीटी को हम क्या बोलते हैं यहाँ, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल। अब इसके अंदर क्या होगा कि जो भी हमारा फिल्ट्रेट होता है, जो हमारा क्या क्या कंटेन करता है, हमारे वाटर को, अमीनो एसिड को, ग्लूकोज को, सोडियम बाइकार्बोनेट को, इलेक्ट्रोलाइट जैसे हमारा सोडियम हो गया,
गया और क्लोराइड हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, यानी कि बहुत सारी चीजें होती है हमारे ब्लड के अंदर, उन सबको ये हमारा कंटेन करता है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, पीसीटी के अंदर जो हमारी यहाँ पीसीटी है, यहीं से हमारी रीएब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाती है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे लगभग हमारा 100% अमीनो एसिड और ग्लूकोज, ये जो चीजें होंगी ये हमारी अप्रॉक्स 100% क्या हो जाएंगी, रीएब्जॉर्ब हो जाएंगी। यानी कि यहाँ से पीसीटी से क्या होगा, जो हमारे फिल्ट्रेट थे उनसे वापस हमारे कहाँ पहुंच गए, ब्लड के अंदर पहुंच गए। क्योंकि सिंपल सा फंडा है, ग्लूकोज और अमीनो एसिड हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। अब ये हमारे फिल्टर भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे देख लो ये है। अब एग्जांपल समझो, आप लोग जो है आटा वगैरह छानते हैं कभी लोग, तो आटे में कभी कभी बहुत ही छोटे या बारीक घुन पड़ जाते हैं। घुन मतलब छोटे छोटे से, बहुत ही छोटे से कीड़े वगैरह, तो वो हमारे क्या होते हैं, आटे के साथ छन के अंदर चले जाते हैं। अब उनको तो हम रोक नहीं सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, उनको बाद में हम धूप वगैरह लगा के जो है बाहर निकाल देते हैं या उस आटे को नहीं खाते हैं, यही कर सकते हैं। सेम यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो हमारा ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स हैं, ये हमारे बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, तो ये हमारे इसके साथ क्या हो जाते हैं, फिल्टर हो जाते हैं। लेकिन भाई हमको चाहिए बॉडी में, तो फिर हम इसकी रीएब्जॉर्प्शन कराते हैं, और वो हमारी कहाँ होती है, पीसीटी में। हमारा ग्लूकोज अमीनो एसिड लगभग 100% रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, और एक बाइकार्बोनेट होता है वो लगभग 90% हमारा रीएब्जॉर्ब हो जाता है। और यहाँ पे लगभग 65% हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जैसे हमारे ये सोडियम और क्लोरीन, कैल्शियम, बाकी सब वाले, ये हमारे रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो अब क्या होता है कि जैसे ही हमारा ब्लड यहाँ पे दोबारा रीएब्जॉर्ब हो जाता है, हमारे ब्लड का वॉल्यूम फिर से थोड़ा मेंटेन होने लगता है। अब सोचो, अगर ये हमारा रीएब्जॉर्ब ना हो तो भाई हमारे ब्लड का वॉल्यूम कितना ज्यादा डाउन हो जाएगा, है ना, सिंपल सी बात है। तो पीसीटी के अंदर हमारा क्या हुआ, हमारी ये वाली चीजें हुई, ये आपको याद रखनी है। क्या क्या हुई, हमारी बाइकार्बोनेट की हमारी रीएब्जॉर्प्शन हुई, इलेक्ट्रोलाइट्स की, और हमारे सबसे इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड और ग्लूकोज की रीएब्जॉर्प्शन हुई। अब जो हमारा फिल्ट्रेट था वो हमारा पीसीटी से होता हुआ कहां गया, लूप ऑफ हेनले में गया। तो लूप ऑफ हेनले में यहां पे दिखनी होंगी हमारी दो चीजें। पहली हमारी डिसेंडिंग लिम्फ, यानी कि ये वाली जो हमारी ये नीचे जा रही थी, ये हमारी डिसेंडिंग लिम्फ है, ये हमारी असेंडिंग है। तो डिसेंडिंग लिम्फ में क्या होता है कि ये जो हमारी इसकी जो लेयर है, ये वाली, ये आपको दिख रही होगी ये, क्योंकि यहीं से हमारी क्रॉस करेंगी सारी चीजें। तो जो ये वाली चीज है, ये हमारी डिसेंडिंग की क्या है, वाटर के लिए परमिएबल है, लेकिन सोडियम के लिए इम्परमिएबल है। परमिएबल का और इम्परमिएबल का सिंपल एक फंडा समझो। मान लो ये एक हमारी लेयर है और ये लेयर है। अगर कोई चीज हमारी परमिएबल है, मतलब क्या है, वो इसको क्रॉस कर जाएगी, और कोई चीज अगर हमारी इम्परमिएबल है तो वो इसको क्रॉस नहीं कर पाएगी। इतना सा फंडा है। तो यहां पर ये हमारा वाटर के लिए परमिएबल है, तो यहां से जो हमारा पानी होगा वो यहां से निकल के हमारे ब्लड में वापस पहुंच जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा डिसेंडिंग लिम्फ है, यहां पे हमारी रीएब्जॉर्प्शन किसकी हो रही है, पानी की हो रही है, और सोडियम की नहीं हो रही, क्योंकि सोडियम हमारा क्या है, इम्परमिएबल है। दूसरी हमारी चीज आती है यहाँ असेंडिंग लिम्फ। तो असेंडिंग लिम्फ में इसका उल्टा होता है। यहाँ पर क्या होता है, ये हमारा सोडियम के लिए परमिएबल होता है, यानी कि अब जो हमारा सोडियम है वो इस जगह सोडियम हमारा क्या पहुंच जाएगा, वापस ब्लड में पहुंच जाएगा। लेकिन जो वाटर है वो हमारा इम्परमिएबल है यहाँ पे। तो देखा जाए तो लूप ऑफ हेनले में करीब 25% हमारा सोडियम है, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा रीअब्जॉर्ब हो जाता है। किसके थ्रू, हमारे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम कोड ट्रांसपोर्टर के थ्रू। अब ये चीज आपको याद क्यों करनी है, क्योंकि जब हम डायूरेटिक्स पढ़ेंगे तो हम इसी का जो है इस्तेमाल करने वाले हैं। तो फिर से समझो क्या हुआ, हमारा जो असेंडिंग लिम्फ है, यानी कि ऊपर जाने वाला, यहाँ पे जो हमारा सोडियम है वो हमारा रीअब्जॉर्ब हो जाता है, यानी कि वापस हमारा ब्लड में चला जाता है। किसके थ्रू, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम कोड ट्रांसपोर्टर के थ्रू। यानी कि एक तरह से ये ट्रांसपोर्टर होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम करते हैं। तो लूप ऑफ हेनले में हमारी कहानी ये हुई। तो अब हमारा जो बचा हुआ फिल्टर है वो हमारे यहाँ से ऊपर जाएगा और हमारे डीसीटी वाले पार्ट में पहुंचेगा। अब डीसीटी वाले पार्ट में क्या होता है, इस पार्ट में करीब हमारा जो है 5 से 10% हमारा सोडियम और जो यहाँ क्लोराइड है, क्लोरीन है, वो हमारा रीअब्जॉर्ब हो जाता है, ब्लड में हो जाता है। यानी कि यहाँ भी हमारी रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, किसकी हो रही है, सोडियम की और क्लोरीन की। किसके थ्रू हो रही है, सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर के थ्रू। तो ये चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। यानी कि अब हमारा जो डीसीटी है, यहाँ पे हमारा क्या हुआ, लगभग 5 से 10% हमारा सोडियम और क्लोरीन हमारा क्या हुआ, रीअब्जॉर्ब हो गया वाटर में, और ये हमारा इम्परमिएबिलिटी वाटर, यानी कि यहाँ पर हमारा पानी इसके अंदर नहीं जाएगा। तो अब अगर आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पर जो भी हमारा ब्लड था, जिसने हमारा ऑलमोस्ट ऑल पार्ट हमारा यहाँ पर फिल्टर कर दिया था, वो हमारा फिर से वापस जा रहा है ब्लड के अंदर, और हमारा जो ब्लड का वॉल्यूम होगा वो हमारा फिर से जो है बढ़ता चला जाएगा। तो ये हमारा हो गया डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल वाला पार्ट। अब लास्ट यहाँ पे हमारा जो है कलेक्टिंग डक्ट है। अब कलेक्टिंग डक्ट में भी हमारी रीअब्जॉर्प्शन होती है, किसकी, हमारी सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होती है और पोटेशियम की सिक्रीशन। पोटेशियम सिक्रीशन मतलब क्या है, अब देखो जहां पे ये दिख रहा होगा ब्लड वेसल्स हमारी ये इधर भी होती हैं, मैंने बनाई नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा सोडियम है वो हमारा ब्लड में पहुंच जाता है, और ब्लड के अंदर का जो पोटेशियम है वो हमारा वापस यहाँ पर यूरिन के अंदर आ जाता है, और देन ये हमारा बाहर हो जाता है। अब ये किसके थ्रू होता है, तो पहला फिनोमिना हमारा यहाँ आता है एल्डोस्टेरोन हार्मोन, यानी कि जो हमारा एल्डोस्टेरोन हार्मोन है उसके थ्रू हमारी रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पर जो है बढ़ जाती है।
अब एल्डोस्टेरोन हार्मोन हमारा वहीं से किडनी वगैरह से जो मेडुला वगैरह चीज होती है वहां से हमको ये चीज मिल जाती है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे यहाँ पर। चलिए, तो अब हमने एक चीज यहाँ ओवरऑल देखी कि लगभग हमारा जो है, जैसे यहाँ पर जो हमारा ब्लड फिल्टर हो गया था पूरा का पूरा, उसमें से लगभग 90% जो पार्ट है वो हमारा फिर से रीएब्जॉर्ब हो गया। और इससे हमको क्या पता चलता है कि जो भी हमारा ब्लड है वो फिल्टर करता है वो वापस पूरा का पूरा चला जाता है, और लगभग 10% ही जो वेस्टेज होता है वो हमारा यूरिन के थ्रू जो है बाहर निकलता है। और एक कंप्लीट जो साइकिल, यानी कि एक बार जो हमारा ब्लड है वो पूरा किडनी को जो क्रॉस करता है पूरा, जिसमें इसमें लगभग 45 मिनट का टाइम पूरा का पूरा लग जाता है एक बार पूरी बॉडी का चक्कर लगाने में। और एक पूरे दिन में लगभग 180 से 200 लीटर तक ब्लड जो है हमारी पूरी नेफ्रॉन जो है वो फिल्टर, या किडनी पूरा फिल्टर करती है, पूरी किडनी जो हमारी फिल्टर करती है। तो इस तरह सारा का सारा फंडा हमारा ये पूरा का पूरा होता है। इसको करेक्ट कर लेना, यहाँ पर जो हमारी किडनी होती है, किडनी के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं, तो वो कंप्लीट किडनी हमारी लगभग पूरी 200 लीटर ब्लड को फिल्टर करती है, अकेला एक नेफ्रॉन नहीं। ठीक है, तो पूरी किडनी हमारी लगभग 200 लीटर ब्लड को फिल्टर आउट करती है। तो ये चीज आप यहाँ पर समझ गए होंगे। अब बारी आती है हमारे डायूरेटिक्स के बारे में। अब समझो कि आखिर हमारे डायूरेटिक्स जो है वो काम कैसे करते हैं। तो देखो, यहाँ पर हमने टोटल ओवरऑल क्या समझा, हमारा ब्लड था, लेट एग्जांपल समझो 100% ब्लड हमारा फिल्टर आउट हो गया, हमारे नेफ्रॉन में आ गया। अब नेफ्रॉन से वो 100% से फिर से हमारा 90% रीअब्जॉर्ब होकर हमारा ब्लड पहुंच गया अपने वो आर्टरीज वगैरह में, और सिर्फ 10% ब्लड था वो हमारा क्या होगा, वेस्टेज के रूप में यूरिन से बाहर निकला। ये हमारा पूरा फंडा होता है। और ब्लड के अंदर हमारी बहुत चीजें होती है, पानी भी होता है भाई, साल्ट वगैरह भी होते हैं, सारा कुछ होता है। मैंने सारा मिला के यहाँ आपको बता दिया। अब इन द केस समझो कि हमारे जहाँ ब्लड वॉल्यूम या फ्लूइड वगैरह हमारा किसी चक्कर में बढ़ गया, तो अब हम क्या चाहते हैं, हमारा ब्लड में बढ़ गया तो हम चाहते हैं कि हमारा जो ब्लड है उसका वॉल्यूम क्या हो जाए, कम हो जाए। और अगर हमको ब्लड को कम करना है तो हमने यहाँ पे फिनोमेना क्या निकाला कि देखो, यहाँ से हमारा फिल्टर तो हो जाता है, हमारा ब्लड कम तो हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब ये हमारा रीएब्जॉर्ब हो जाता है, यानी कि वापस हमारा ये ब्लड यहाँ पे पहुंच जाता है। तो इसलिए हमने क्या किया कि हमने जो रीएब्जॉर्प्शन वाली प्रोसेस है इसी को हमने क्या कर दिया, इसको हमने इनहिबिट कर दिया। यानी कि यहाँ पर जो 90% वाला सीन था, मान लो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे सिर्फ 70% को रीअब्जॉर्ब होने दिया और 30% को हमने क्या किया, यहाँ पर यूरिन के थ्रू बाहर निकाल दिया। तो अब आप समझे कि डायूरेटिक्स हमारे काम कैसे करते हैं कि जो हमारे रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस हो रही थी वो इस रीअब्जॉर्प्शन को क्या करेंगे, इनहिबिट कर देंगे या स्लो कर देंगे। और जैसे ही हमारी रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, हमारा जो ब्लड था या जो हमारा वेस्टेज था, जो हमारा फ्लूइड था, वो हमारा यहाँ पे जो हमारा ये सिर्फ 10% था वो यहाँ पे हमारी बढ़ जाती है। और ये हमारी जो होती है यूरिनेशन, या हम कह सकते हैं बाहर निकलने वाली जो एक्सेस फ्लूइड है बॉडी से बाहर ज्यादा निकल जाता है, और जो रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस है वो हमारी कम हो जाती है। तो इस तरह हमारे जो डायूरेटिक्स हैं वो हमारे काम करते हैं। तो ये हमारा सिंपल फंडा था। आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। तो अब हम समझते हैं अपना क्लासिफिकेशन ऑफ डायूरेटिक्स। तो बेसिकोलॉजी वगैरह में मतलब वैसे तो सेम ही है, लेकिन यहाँ पे जो हमने इसके अंदर के ड्रग्स वगैरह लिए ये हमने लिए हैं अपने इसके अकॉर्डिंग, यानी कि जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। तो देखा जाए यहाँ पर बेसिकली हमारे ये 5 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला हमारा यहाँ पर आता है कार्बोनिक एनहाइड्राइज इनहिबिटर। इसमें हमारे बेसिकली 3 ड्रग हैं, एसीटाजोलामाइड है, मीथाजोलामाइड है और डाइक्लोरोफेनामाइड है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग हमारे यहाँ पर आता है एसीटाजोलामाइड, जिसका हमको सिंथेसिस भी पढ़नी है और सार भी पढ़ना है। कई बार इसका सार वगैरह भी पूछ लेते हैं, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ, आज कुछ भी आपको छोड़ेंगे नहीं। देन हमारा यहाँ पे आता है थायाजाइड्स वाली क्लासेस। तो इसको हम यहाँ पर, इसमें हमारे टोटल 4 ड्रग्स दे रखे हैं। पहला हमारा है क्लोरथायाजाइड, दूसरा हमारा है हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, फिर हमारा आता है हाइड्रोफ्लूमिथाजाइड और फिर हमारा आता है साइक्लोथायाजाइड। और इसमें भी हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है क्लोरोथायाजाइड, जिसके अंदर हमको इसकी सिंथेसिस भी पढ़नी है और इसका हमको क्या पढ़ना है, जो हमारा सार होगा वो भी हम इसका देखेंगे। ठीक है, देन हमारे थर्ड यहाँ पे आते हैं लूप डायरेटिक्स, और इसी को हम जो है हाई सीलिंग डायूरेटिक्स के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर हमारे 3 ड्रग आते हैं, फ्यूरोसेमाइड आता है, ब्यूमेटानाइड आता है और इथाक्राइनिक एसिड आता है। और इसमें हमारा इंपॉर्टेंट क्या है, फ्यूरोसेमाइड है। फिर हमारे यहाँ पर आते हैं पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स आते हैं, जिसमें हमारे 3 ड्रग हैं। देन हमारे आते हैं ऑस्मेटिक डायूरेटिक्स आते हैं, इसमें हमारा 1 ड्रग है, मैनिटोल। तो ये पूरी की पूरी हमारी क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लो एज इट इज। और यही चीज आपकी जो है फार्माकोलॉजी में भी काम आएगी। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो टोटल सेम ही होता है। तो आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। अब हम एक एक करके इन सभी क्लासेस का मैकेनिज्म समझेंगे, कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं। चलिए देखते हैं। बस आपको एक ही चीज याद रखनी है कि नेफ्रॉन पे हमारी चीज क्या कैसे काम कर रही थी, वो चीज आपको जो है याद रखनी है। चलिए, तो पहला हमारा यहाँ पर आता है कार्बोनिक एनहाइड्राइज इनहिबिटर्स, और इसी को शॉर्ट में कैस इनहिबिटर्स नाम से भी जाना जाता है। मतलब सी ये ले लिया और ए ऐसी वर्ड लगा दिया एंजाइम के लिए, तो ये हमारा सी एज इनहिबिटर्स नाम से भी कई जगह आपको देखने को मिलेगा। शॉर्टकट है भाई, शॉर्टकट चलता है आजकल। तो आप समझते हैं कैसे ये हमारा काम करता है। तो देखो, अगर कभी आपसे कोई शॉर्ट में पूछता है 1-2 नंबर वगैरह में, तो उसके लिए भी मैंने यहाँ इलाज कर रखा है। जैसे अब इतना बड़ा जो
मैकेनिज्म है वो तो आप बड़े में लिखोगे नहीं, तो यहाँ पे आपको क्या करना, आप ये छोटा लिख सकते हो कि दीज ड्रग्स गिव देयर इफेक्ट इन पीसीटी, यानी कि पीसीटी में जो हमारे काम करते हैं बाई इनहिबिटिंग और रिड्यूसिंग द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट, यानी कि यहाँ पर जो हमारे कार्बोनिक एनालाइसिस इसका मेन फंडा क्या है कि हमारे ये बाइकार्बोनेट के रीएब्जॉर्प्शन को रोक देते हैं। मतलब अगर अब आप पीछे मतलब अपना ध्यान लगाएंगे तो हमने क्या देखा था, जो हमारा पीसीटी है, इस पीसीटी के अंदर हमारे क्या थे, देखो 90% करीब बाइकार्बोनेट था, वो हमारा पीसीटी में दोबारा ब्लड में पहुंच जाता था, रीअब्जॉर्ब हो जाता था। तो अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, इनके थ्रू हम इस बाइकार्बोनेट का जो ये हो रहा था रीअब्जॉर्प्शन ब्लड में, इसको अगर हम यहाँ रोक देते हैं तो हमारा जो ब्लड है, जो ब्लड का हमारा अमाउंट फिर से बढ़ रहा था, तो वो अमाउंट धीरे धीरे हमारा कम हो जाएगा और हमारा जो बॉडी का फ्लूइड है वो हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो कितना सिंपल मतलब फंडा था, इसने देसी भाषा में आप समझ गए। अब हम समझते हैं कि आखिर ये हमारा बाइकार्बोनेट है उसको ये कम कैसे करता है। तो देखो यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा पूरा का पूरा सीन। अब लोग कह रहे होंगे कैसे क्या, तो बस समझते जाओ। देखो पहले नंबर पे ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारा वोमेन कैप्सूल है और यहाँ के बाद इधर से हमारा फिल्ट्रेट जा रहा था, तो ये पार्ट हमारा है, ये पार्ट हमारा पीसीटी है और इसी के पास में हमारी ये रेड कलर में दिख रही होगी, ये हमारी मान लो ब्लड की कैपिलरी है। अब यहाँ पर हम इसको करते हैं थोड़ा सा जूम। हमने जूम किया तो हमने ऐसा इस तरह का पूरा सेल उठा लिया। अब देखो ये अंदर वाला जो पार्ट है ये हमारा इसके अंदर का पार्ट है, तो इसको हमने यहाँ पे ले लिया ल्यूमेन। ल्यूमेन मतलब अब जैसे कोई भी चीज हम बनाते हैं, ये मान लो हमने जैसे कैपिलरी बनाई या कुछ भी कैपिलरी बनाई, तो जो इसके अंदर की जगह होती है ये वाली, जहाँ पे कोई चीज हमारी बहती है, मूव करती है, इसको हम ल्यूमेन बोलते हैं। तो हम यहाँ पे भी जो हमने नेफ्रॉन का अंदर वाला पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे, ल्यूमेन बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा फिल्ट्रेट एक्चुअल में आया है, तो ये हमारा ल्यूमेन हो गया। फिर भाई ल्यूमेन से अगर कोई चीज हमारी यहाँ इसमें जानी ब्लड के पास तक, तो इस बीच की दीवार को हमें क्रॉस करना पड़ेगा। तो जो हमारे ये अंदर के सेल होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथेलियल सेल बोलते हैं। तो ये हमारे नेफ्रॉन के हो गए एंडोथेलियल सेल, ये बीच वाली लाइन, और इसके बाद ये हमारा हो गया ब्लड, जो हमारी ये ब्लड कैपिलरी है। तो इस तरह कोई चीज अगर हमारी यहाँ से रीअब्जॉर्ब होगी तो हमारी यहाँ से यहाँ जाएगी, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए इसको ये एंडोथेलियल सेल को क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा। अब अगर आप एग्जाम में ये चीज बना के आते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो इसके लिए देखो मैं आपको दिखाता हूँ बनाना कैसे है, ऐसे तो आप कर नहीं पाओगे। तो देखो ये चीज आप बना लोगे, इतनी पीसीटी हमारी होती है सिंपल, आप ऐसे। अब आपको क्या करना है, इसको जूम करना है, तो आपने इसको ऐसे उठा के ऐसे बड़े में बना दिया। अब यहाँ पर ये हमारा अंदर का पार्ट ल्यूमेन हो गया, ये बीच में दिख रहे होंगे ये हमारे एपिथेलियल सेल्स हो गए, और ये हमारे कुछ इस फॉर्म में होते हैं, यानी कि बीच में ये थोड़ा सा गैप, यानी कि ये पैरासेलुलर सिग्नलिंग होती है। इसको आप छोड़ो, बस आप ऐसे बनाना है इस सेल को, क्योंकि ज्यादा डीपली में आप समझ नहीं पाओगे। और ये अंदर की चीज हमारी क्या हो गई, ब्लड हो गया। यहाँ पे इस वाले साइड में ब्लड, ये हमारे एंडोथेलियल सेल हो गए, ये वाला पार्ट हमारा हो गया ल्यूमेन वाला हो गया। अब काम कैसे करती है तो ये चीज समझो। यहाँ पर हमारा प्रेजेंट होता है सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर। अब यही चीज आपको याद रखनी है कि किसमें हमारा क्या है। तो देखो यहाँ पे हमारा ये क्या है, ये हमारा है सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर। अब इसका मतलब क्या होता है, तो देखो हमको एक चीज पता है, हमारे ल्यूमेन में भाई सिंपल क्या है, हमारे ल्यूमेन में हमारा सोडियम है, तो हमारा सोडियम इसके थ्रू कहाँ जाता है, सोडियम हमारे इसके थ्रू जाता है हमारे एपिथेलियल सेल में। अब ये हमारा हाइड्रोजन के साथ एक्सचेंज में है, तो अब क्या होगा कि अब हमारा जो ये हाइड्रोजन है वो हमारा वापस कहाँ आ जाएगा, इस ल्यूमेन में आ जाएगा। यानी कि अब हमारे यहाँ से जो हमारा अंदर था फिल्ट्रेट था, वो फिल्ट्रेट से हमारा एपिथेलियल सेल में कौन चला गया, सोडियम, और जो हाइड्रोजन था वो हमारा यहाँ पे वापस आ गया। अब देखो यहाँ पर हमारा प्रेजेंट है बाइकार्बोनेट। अब लोग कहेंगे बाइकार्बोनेट कहां से आ गया, तो जब हमने फिल्टर किया था तो उसके अंदर हमारे बाइकार्बोनेट थे, वो भी तो हमारे यहाँ पे आए थे। जैसे मैंने यहाँ बताया था पीसीटी थी, वहां पे हमारा क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, तो जो बाइकार्बोनेट है वो भी तो हमारा है, तभी तो वो रीअब्जॉर्ब होगा। तो जो इसके अंदर का हमारा बाइकार्बोनेट है वो इस हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, मिल जाएगा। अब बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला हमारा ये होता है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इन दोनों को अगर हम यहाँ जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर H2CO3 बनेगा। क्या बनेगा, H2CO3 बनेगा। और ये चीज हमारी क्या है, ये हमारी कहलाती है कार्बोनिक एसिड कहलाती है। बहुत ही सिंपल है, समझो क्या हुआ, ये हमारा एक्सचेंजर था, सोडियम हमारा अंदर गया तो हाइड्रोजन बाहर आ गया, क्योंकि एक्सचेंजर का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज हो रही है चीजें, यानी कि बदल रही है। तो सोडियम अंदर गया, हाइड्रोजन बाहर आ गया, हाइड्रोजन ने जो हमारा ल्यूमेन यानी कि फिल्ट्रेट के अंदर हमारा जो बाइकार्बोनेट प्रेजेंट था उसके साथ इसने बॉन्ड बना के क्या बनाया, कार्बोनिक एसिड बनाया। अब यहाँ पे हमारा प्रेजेंट होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम। यहीं से आपको सारी कहानी समझनी है। क्या प्रेजेंट होता है हमारा यहाँ पे, कार्बोनिक एनहाइड्राइस एंजाइम। तो ये हमारा एंजाइम होता है। अब इस एंजाइम का काम क्या होता है, ये एंजाइम हमारा कराता है डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन मतलब क्या है, तोड़ना, दो चीजों को आपस में क्या करना है, तोड़ना है, एक चीज को दो चीजों में तोड़ना। तो यहाँ H2CO3 है, तो इसको ये कैसे तोड़ता है, यहाँ पर एक तो ये कन्वर्ट कर देगा H2O में, पानी में, और एक ये कन्वर्ट कर देगा CO2 में। अब अगर आप इन दोनों को मिलाओगे तो हमारा यही बनेगा, क्योंकि देखो H2
H2, CO3 है तो CO2 है और A को हमारा कहाँ आ गया, H2 के साथ में आ गया। तो ये हमारी बराबर चीज है, मतलब एकदम बैलेंस है। तो यहां से हमारा ये टूट जाता है इसके अंदर किसकी मदद से, कार्बोनिक एनहाइड्रेस की मदद से टूट जाता है। आपको इसी तरह बनाना है तभी आपको वो चीज याद रहेगी, वरना आपको वो याद नहीं रहेगी ऐसे। तो आपने पहले क्या किया, ये एक्सचेंज हुआ, हाइड्रोजन इधर आया, इसने बाइकार्बोनेट के साथ मिलकर H2CO3 बना, कार्बोनिक एनहाइड्राइड के साथ मिलकर ये हमारा ऐसे टूट गया। अब यहाँ पर हमारा क्या होगा, जो हमारा ये CO2 है ये हमारा सिंपल डिफ्यूजन से हमारे कहाँ चला जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा। कहाँ पे चला गया, हमारे एपिथेलियल सेल के अंदर चला गया। तो अब क्या होता है कि अब हमारा जो एपिथेलियल सेल है इसके अंदर हमारे प्रेजेंट होते हैं पानी। अब ये मत कहना वाटर कहां से आ गया, वाटर तो हमारा प्रेजेंट ही हर तरफ। तो यहाँ पे हमारा वाटर आ गया। अब यहाँ पे ये दोनों मिलके फगें, देखो यहां से हमारा टूटा था ये दोनों, तो अब हमारे ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ये दोनों मिलके हमारे क्या बनाते हैं, इसके अंदर हमारा कार्बोनिक एसिड बना देते हैं H2CO3। अब जो हमारा एपिथेलियल सेल है यहां पर भी हमारा क्या प्रेजेंट होता है, कार्बोनिक एनहाइड्राइड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है हमारे यहाँ पे, कार्बोनिक एनहाइड्राइड प्रेजेंट होता है। तो ये एंजाइम हमारा क्या करेगा, ये एंजाइम हमारा इन दोनों को फिर से क्या कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा। अब ये दोनों चीजें हमारी किससे मिलकर बनी थी, H पॉजिटिव और HCO3 नेगेटिव से। तो यहां पर जो H पॉजिटिव इधर बना देता है और इधर ये बनाता है क्या, HCO3 नेगेटिव बना देता है। तो देखो फिर से हमारा काम क्या हुआ, यहां पर जो चीज हमारी यहां बनी थी वही चीज हमारी इस एपिथेलियल सेल के अंदर जाके टूट गई। अब जो हमारा यहां से ये H पॉजिटिव है ये तो हमारा इसकी तरफ बाहर, भाई ये काम चल रहा है, ये हमारी इधर साइकिल एक तरह से चलने लगी। और जो हमारा HCO3 था बाइकार्बोनेट वो हमारा यहां से बाहर हो जाएगा और हमारे यहां पे ब्लड के अंदर क्या जाएगा, मिल जाएगा। तो यहां पर फाइनली हमारी क्या हो गई, HCO3 की रीएब्जॉर्प्शन हो गई। और यहाँ पे काम क्या चल रहा है, देखो ये तो हमारा ब्लड में पहुंच गया। अब यहाँ पर एक चीज हमारी और होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप, जिसको हम ऑलरेडी जानते हैं। तो ये जो सोडियम होगा ये हमारा यहाँ से इसमें ब्लड में पहुंच जाएगा और जो हमारा यहाँ से वापस क्या आएगा, पोटेशियम आएगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हमारी सोडियम की भी क्या होती है, रीएब्जॉर्प्शन हो रही होती है। बाकी हमारा बाइकार्बोनेट है वो हमारा यहाँ रीएब्जॉर्ब हो जाता है। तो इस तरह सारा का सारा हमारा फंडा चलता है। तो अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कि हमारी जो रीएब्जॉर्प्शन है वो हमारी रुक जाए और हमारा ब्लड वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो जाए। तो हम यहाँ पर क्या देते हैं, हम यहाँ पर देते हैं अपने कार्बोनिक एनहाइड्राइड इनहिबिटर। अब इनका काम क्या होता है, तो देखो यहाँ पर हमारा ये एंजाइम इधर था, तो जब हमने ये दिए, ये आए हमारे ल्यूमन के अंदर, ल्यूमन के अंदर इन्होंने क्या किया, ये जो एंजाइम था इस एंजाइम को क्या कर दिया, इन्होंने रोक दिया। तो अब समझो क्या हुआ, जैसे ही हमारा ये एंजाइम रुका, हमारा ये तो बन रहा लेकिन ये हमारा क्या हुआ, इसमें कन्वर्ट नहीं हुआ। और हमारा क्या हुआ, अब हमारा H2O और CO2 भी हमारे खत्म हो गए। जब हमारे ये खत्म हो गए तो हमारे यहाँ पर ये CO2 खत्म हो गया। तो जब CO2 नहीं बचेगा तो भाई केवल अकेला H2O तो ये बनाएगा नहीं, तो ये भी हमारा खत्म हो गया। और जब हमारा ये खत्म हुआ तो हमारा यहाँ से ये हाइड्रोजन भी क्या हो गया, खत्म हो गया। और ये इधर से बाइकार्बोनेट खत्म हो गया। तो अब क्या हुआ, जब हाइड्रोजन खत्म हो गया तो भाई ये चीज हमारी यहाँ वापस नहीं जाएगी, और जब इधर नहीं जाएगा तो धीरे धीरे ये पंप भी हमारी क्या हो जाएगी, काम करना बंद कर देगी। और जब ये बंद हो गई तो हमारे सोडियम भी इधर नहीं जाएगा तो ये भी खत्म हो जाएगा। और अब ये नहीं होगा तो भाई सोडियम इधर नहीं जाएगा तो ये पंप भी हमारी काम करना बंद कर देगी। यानी कि आपने देखा एक चीज ने हमारा यहाँ पर सारा का सारा काम जो एक तरह से ठप कर दिया, बंद करते चले गए। और ये जो हमारी इसकी रीएब्जॉर्प्शन थी बाइकार्बोनेट की, वो भी हमारी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बाइकार्बोनेट हमारा सेल के अंदर ही नहीं पहुंचेगा। और सेल के अंदर ही नहीं पहुंचेगा तो हमारा ब्लड में तो बहुत दूर की बात है। तो इस तरह हमारे जो कार्बोनिक एनहाइड्राइड एंजाइम है वो हमारे यहाँ काम करते हैं। और यहाँ पे सारा मैंने आपको लिख के दे दिया, अच्छे से कैसे काम करते हैं सारा आपको दिख जाएगा। ये हमारे आए कार्बोनिक इनहिबिटर्स, इन्होंने यहाँ नेगेटिव का साइन का मतलब क्या, इन्होंने इसको इनहिबिट कर दिया, इसको भी इनहिबिट करेंगे, इसको भी। तो इससे क्या होगा, ये सारी चीजें हमारी आगे की रुकती चली जाएंगी अपने आप। और यहाँ पे जो हमारा बाइकार्बोनेट है इसकी रीएब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगी, एकदम रुक जाएगी। अब सवाल आता है कि क्या ये पूरा रोक देते हैं हमारे इसको, तो ऐसा नहीं है, ये केवल इनहिबिट करते हैं। अगर यहाँ पे ब्लॉक लिखा होता है एकदम कि ब्लॉक द रीएब्जॉर्प्शन, तो हम कहते हैं कि भाई इन्होंने बिल्कुल रोक दिया। लेकिन ये एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, ये केवल इनहिबिट कर रहे हैं, यानी कि ये कम करेंगे। अब जैसे यहाँ पर हमने यहाँ देखा था तो लगभग हमारा 90% तक बाइकार्बोनेट जो है वो रीअब्जॉर्ब हो रहा था। तो ऐसा नहीं है कि 90% पूरा ब्लॉक कर देंगे, वरना भाई हमारा बिल्कुल ही कम हो जाएगा, हाइपोटेंशन हो जाएगी। तो इस केस में क्या होता है कि थोड़ा बहुत जो है ये कम कर देते हैं, जिससे हमारा ब्लड वॉल्यूम थोड़ा डाउन होगा और हमको बाकी चीजों में हेल्प लेगी। तो इस तरह हमारे जो ये वाले एंजाइम ये हमारे यहाँ पर काम करते हैं। बाकी इसकी जो भी कहानी है ये यहाँ पे आपको लिखी हुई मिल जाएगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी। मैंने मतलब जैसा आपको समझाया है सेम मैंने लिख दिया है। बाकी अब यहाँ पे ड्रग्स की बात करें तो पहला हमारा इसके अंदर ड्रग क्या आता है, एसीटाजोलामाइड आता है। तो एसीटाजोलामाइड यहाँ आपको दिख रहा होगा, तो ये हमारा माइल्ड डायूरेटिक इफेक्ट शो करते हैं। अब सवाल यहाँ आता है कि भाई माइल्ड डायूरेटिक क्यों करते हैं, क्योंकि इन्होंने ये किया। तो देखो सिंपल सी बात है कि ये हमारे काम क्या कर रहे हैं, ये हमारे काम कर रहे हैं इस पीसीटी के अंदर। तो यहाँ पर हमारे सोडियम वगैरह जो है वो रुक तो गए रीअब्जॉर्ब होने से हमारे बाइकार्बोनेट,
लेकिन हमारे आगे जो लूप ऑफ हेनले हैं, DCT हैं, कलेक्टिंग डक्ट हैं, इनमें भी तो हमारी रीअब्जॉर्प्शन हो रही है। तो यहाँ पर जो चीज रुक गई है वो हमारी आगे जाके रीअब्जॉर्ब हो सकती है। यही रीजन है कि ये हमारे माइल्ड डायूरेटिक है, यानी कि ये लेट कर देते हैं रीअब्जॉर्प्शन को। यहाँ पे नहीं हुई तो आगे जाके होगी, तो इससे हमारे ये थोड़े बहुत हेल्प करते हैं, लेकिन एकदम मजबूत वाले नहीं है। लेकिन आपको पता है जब भी कोई बीमारी होती है तो पहले हम थोड़े से कम डोज से देके देखते हैं कि भाई अगर कम में ही काम चल जाए तो अच्छा है, इसलिए ये हमारे यूजफुल हैं बहुत ज़्यादा। तो ये आपने यहाँ समझ लिया होगा। तो अब अगर हम यहाँ देखें तो ड्रग्स हमारा एसिटाजोलामाइड है, ये हमारा माइल्ड ड्यूरेटिक इफेक्ट देता है यानी कि कम में, और ये इसका स्ट्रक्चर है। और स्ट्रक्चर में देखा जाए तो ये आपको दिख रहा होगा। तो पहले हमारे बीच में क्या है, थायाडायाजोल रिंग है। थाया मतलब एक एस और डायाजोल मतलब दो हमारे क्या है यहाँ पर एजोल वाले ग्रुप हैं। तो ये हमारे इस तरह पूरे हैं। और इसके यहाँ पर हमारी 5वीं पोजीशन पे जुड़ा है एसिटा एनिलीड ग्रुप जुड़ा है यहाँ पर NaCOCH3, और यहाँ पे हमारा जुड़ा है सल्फा मोइल रिंग जुड़ी हुई है। तो ये चीज आप याद कर लो, क्योंकि ये आपको आगे सार में भी काम आएगी और आगे हर जगह आपके ये चीज जो है काम आने वाली है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इसकी सिंथेसिस, तो कैसे हमारे काम आते हैं। तो इसके लिए हम पहले नंबर पे लेते हैं यहाँ 2-amino-1,3,4 थायाजोल 5 थायोल। तो इस तरह हमने ये पूरा का पूरा लिया, आप यहाँ देख रहे होंगे। अभी आप समझो कैसे क्या हुआ। तो इसकी हमने रिएक्शन किसके साथ कराई, एसिटिक एनहाइड्राइड, या इसको हम बोल सकते हैं इथेनोइक एनहाइड्राइड। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, CH3CO और ब्रैकेट में 2O। तो अब क्या हुआ, यहाँ का जो एक COCH3 है वो हमारा यहाँ से एक H हटेगा और इसके साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये आपने देखा यहाँ पर एक ये हमारा जुड़ गया और H2 हमारे यहाँ पर बाहर निकल गया, बाकी सब हमारा सेम है। अब हम इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, अपनी Cl2 के साथ में और H2O के साथ में। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा बचा हुआ H2O और Cl2 हमारा आना है। तो देखो यहाँ पर जो हमारा SO2 था, यहां हमारा SS था, तो यहां से हमारा ये हाइड्रोजन हटेगा और हाइड्रोजन हटेगा और एक क्लोरीन हटेगा, यानी कि HCl हमारा यहां से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। और HCl के बाहर निकलते बचा हुआ जो है SO2Cl वो हमारा यहां पे जुड़ जाता है। बाकी इधर जो देखो, इधर जो हमारा सेम था NaCOCH3 वही हमारा यहाँ पर सेम है। अब इसकी रिएक्शन हम कराते हैं NH3 के साथ में। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो आपको ये NH3 दिख रहा होगा, तो यहाँ से एक H और यहाँ से ये Cl, ये HCl की फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे और जो हमारा बचा हुआ NH2 बचेगा, क्योंकि एक H निकला तो भाई 2 बचे जहाँ, तो जो NH2 है वो हमारे SO2 के साथ जाके यहाँ पे लग जाएगा और ये हमारा पूरा क्या बन गया, एसिटाजोलामाइड बन गया। तो इस तरह आप इसको याद कर सकते हो, एक दो बार आप बना के देखोगे आपको ये चीज याद हो जाएगी। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो वो मैंने आपको अभी समझा दिया, वही सेम है। अब यूजेस की बात करें तो ये हमारा माइल्ड यूरेटिक एजेंट्स की तरह काम करता है। फिर मैंने आपको बताया ग्लूकोमा वगैरह में भी हमारे हेल्प करते हैं, और एडिमा मैंने आपको बता दिया, कहीं पर अगर हमारी फ्लूइड रिटेंशन हो जाती है, यानी कि कोई एक जगह पर्टिकुलर जगह पे फ्लूइड हमारा भर जाता है, जगह मतलब एकदम फूली फूली लगती है, तो उस चक्कर में हमारे ये बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। फिर हमारे कई जगह पे ये एंटी कन्वल्सेंट की तरह भी यूज होते हैं एपिलेप्सी वगैरह में। फिर हमारे ये एक डिजीज और है मेनियर डिजीज, इसमें भी ये हमारे काम आते हैं, जिसमें हमारे इनर ईयर कान के अंदर कोई डिसऑर्डर वगैरह होता है तो वहां भी ये हमारे हेल्प करता है। ये इसके यूजेस हो गए। अब सार की बात करें तो देखो सार की सिंपल हमारा क्या, जो मैंने आपको पहले बताया है, जो हमारा ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, तो पहले आपको सार लिखना है, फिर यही मैंने लिख दी इट हैज अ थायाडाइजोल, इसमें जो रिंग प्रेजेंट है वो आप लिख दो, फिर नंबरिंग कर दो आप, फिर यहाँ पे लिख दो कि पोजीशन पे क्या हो रहा है। तो देखो मैंने यहाँ लिख दिया सल्फा मोइल रिंग एट पोजीशन सेकंड इज एसेंशियल फॉर इट्स एक्टिविटी। हमारी जो ये वाली रिंग है ये हमारी एक्टिविटी के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है, अगर हम इसको हटाते हैं तो हमारी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, दूसरा हमने यहाँ क्या लिख दिया, आल्सो रिंग जो हमारी ये है ये हमारी एरोमेटिक इन नेचर होनी चाहिए। तो अगर किसी वजह से हटाने उठने से इसकी एरोमेसिटी खत्म होती है तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, हमारे लिए लेस इफेक्टिव हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, ये चीज हमारी एसेंशियल है एक्टिविटी के लिए, एरोमेसिटी हमारी एसेंशियल है, ये ग्रुप हमारा एसेंशियल है। तो बस जो चीज प्रेजेंट है वो आप यहाँ पे लिख दो और आप अपने सार को कर सकते हो, और पर्टिकुलर इसी का सार आएगा और 1, 2, 3 नंबर से ज्यादा नहीं आएगा। तो आप इस तरह यहाँ पर जो है इसको नोट डाउन कर सकते हो। बाकी सिंथेसिस ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी हैं। तो ये हमारा यहाँ पे सिंपल हो गया। अब हमारा इसके अंदर सेकेंड ड्रग आता है मीथाजोलामाइड। तो मीथाजोलामाइड में आपको यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, इधर से हमारा एक बॉन्ड गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या जुड़ गया, CH3। बाकी हमारा सेम है, SO2 NH2 है, यहाँ पर NCOCH3। अब यहाँ से एक H क्यों उठा, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया। भाई हमारी बैलेंस ही नहीं बिगड़नी चाहिए, आपको ये देखना है कि 3 नाइट्रोजन के साथ हमारी 3 जुड़ेगी, तो यहाँ पे 2 इधर जुड़ गई, 1 इधर जुड़ गई, यहाँ पे नाइट्रोजन 3 जुड़ेगी, 1 इधर 1 इधर। अगर हम यहीं पे CH3 लगाते और यहाँ डबल बॉन्ड भी रहता तो नाइट्रोजन के पास 4 हो जाती, प्रॉब्लम हो जाती। तो यहाँ पर हमने CH3 लगाया तो यहाँ से एक हमने बॉन्ड हटा दिया, और यहाँ से बॉन्ड हटाया तो भाई यहाँ पे करेक्ट करना, तो यहाँ
यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड लगा दिया और यहाँ डबल बॉन्ड लगा तो N से हमने एक हाइड्रोजन हटा दिया। तो इस तरह हमारा ये मीथाजोलामाइड बन गया। बाकी स्ट्रक्चर हमारा एकदम कॉमन है, ठीक है, और वो मैकेनिज्म हमारा सेम रहेगा। बाकी यूजेज देखें तो डायूरेटिक्स की तरह काम आता है, ग्लूकोमा में हेल्प करेगा। बाकी कई जगह ये एंटी न्यूप्लास्टिक एक्टिविटी करते हुए भी देखा गया, यानी कि कैंसर वगैरह में अल्कोहल ट्रीट करता है। फिर हमारा थर्ड यहाँ पे आता है डाइक्लोरोफेनामाइड आता है। तो ये हमारा सेम है मैकेनिज्म उसकी तरह। डायग्राम देख लो आप, थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे हमारा SO2 NH2 यानी कि वही हमारी सल्फामॉइल रिंग लगी हुई है, यहाँ भी हमारी वही रिंग लगी है, 2 क्लोरो ग्रुप लगे हैं, बीच में हमारी फिनाइल रिंग या बेंजीन रिंग यहाँ पे लगी हुई है। तो ये आपके सामने सारा कुछ है। यूजेस की बात करें तो ग्लूकोमा में हेल्प करता है। बाकी डायूरेटिक की तरह भी हम इसको यूज कर सकते हैं, माइल्ड डायूरेटिक की तरह। तो ये हमारी पहली क्लास एकदम कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारे सामने आती हैं सेकंड क्लासेस ऑफ ड्रग। क्या है हमारी? थायाजाइड डायूरेटिक्स है। तो ये भी एक तरह से हमारे लिए देखा जाए तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल मतलब मोस्टली प्रेस्क्राइब की जाती है, यानी कि ये दवा सबसे ज्यादा दी जाती है। बाकी देखा जाए तो ये भी हमारी वीक डायूरेटिक्स है, यानी कि इतना ज्यादा इफेक्टिव असर नहीं देखी है, लेकिन हाँ ये हमारी इस्तेमाल बहुत ज्यादा की जाती हैं। अब समझो ये काम कहाँ करती हैं। तो पहले नंबर पर ये हमारी कहाँ करती हैं? डिस्टल कॉन्विलेटेड ट्यूबवेल पे काम करती हैं, यानी कि ये हमारी इस DCT वाले पार्ट में, ये इस वाले पार्ट में जाके क्या करती हैं? अपना काम दिखाती हैं। अब इनका काम क्या होता है यहाँ पर? तो ये हमारी सोडियम और क्लोराइड दोनों की एब्जॉर्प्शन को क्या करती हैं? इनहिबिट करती हैं, यानी कि रिड्यूस करती हैं। किसके द्वारा? हमारा सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर जो हमारा होता है उसको क्या कर देती हैं? ये ब्लॉक कर देती हैं। मतलब अगर हम बैक टू द नेफ्रॉन अपने वापस चले तो हमने क्या पढ़ा था? DCT जो हमारा होता है वहां पे लगभग 5 से 10% Na और Cl, यानी कि ये दोनों चीजें हमारी रीअब्जॉर्ब होती हैं ब्लड के अंदर। किसके थ्रू? सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर के थ्रू। तो जो हमारे थायजाइड वाले होते हैं वो क्या करते हैं? वो इसी को अपना टारगेट बनाते हैं और इस वाले को ट्रांसपोर्टर को क्या कर देते हैं? ब्लॉक कर देते हैं। तो अब समझो ये हमारे काम कैसे करते हैं। तो देखो सिंपल आपको दिख रहा होगा, ये हमने DCT वाला एक पार्ट बना लिया। आप चाहो तो ऐसे बना सकते हो। इसी को हमने जूम आउट कर लिया। ये अंदर वाला पार्ट हमारा ल्यूमन, मतलब बाकी सब फिनोमिना हमारा सेम रहेगा जैसे उधर था। बीच वाली हमारी एंडोथेलियल सेल हो गई और ये लास्ट का हमारे यहाँ ब्लड हो गया। अब यहाँ पर हमारे प्रेजेंट होते हैं सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर। अब देखो नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली हमारा जो सोडियम है जो क्लोराइड है, दोनों के दोनों हमारे इसके थ्रू क्या होते हैं? हमारे एंडोथेलियल सेल के अंदर पहुंच जाते हैं। यहाँ पे हमारा प्रेजेंट होता है सोडियम पोटेशियम ATPase पंप। तो जो हमारा ये सोडियम अंदर आया वो हमारा इस पंप के थ्रू क्या हो जाता है? बाहर ब्लड के अंदर रीअब्जॉर्ब हो जाता है। बदले में हमारे यहाँ से पोटेशियम अंदर आ जाता है और जो हमारा क्लोराइड था वो हमारे इस क्लोराइड चैनल के थ्रू हमारा ब्लड के अंदर पहुंच जाता है। तो इस तरह हमारी ये रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे हो रही थी। अब हमारे आते हैं थायजाइड। तो थायजाइड क्या करते हैं? थायजाइड इस वाली चीज को क्या कर देते हैं? ब्लॉक कर देते हैं। अब जैसे ही हमारी ये ब्लॉक होती है, हमारे सोडियम और क्लोराइड दोनों के दोनों हमारे इसके अंदर क्या होते हैं? नहीं जा पाते। और जब तक ये हमारे एंडोथेलियल सेल तक ही नहीं जाएंगे तो इसको क्रॉस तो करने का कोई सवाल ही नहीं आता। तो वो क्या करते हैं? यहां से इधर नहीं जाते हैं, तो हमारा सोडियम होगा वो भी हमारा यहां से क्रॉस नहीं करेगा और यहां पे जो हमारी रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है वो हमारी क्या हो जाती है? रुक जाती है। तो यहाँ पे हमारा जो सोडियम क्लोराइड है अगर वो यहाँ पे अंदर नहीं जाएगा तो क्या होगा? वो हमारा इस ल्यूमेन के थ्रू हमारा आगे बह जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में पहुंच जाएगा और इसके बाद हमारा क्या होगा? यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे यूरिन आउटपुट को क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं। अब देखो पहला सवाल ये आता है कि ये हमारे वीक क्यों है? तो देखो सिंपल सी बात है, हमारा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये हमारा लास्ट पार्ट है DCT वाला, यानी कि ऑलमोस्ट हमारा बहुत ज्यादा जो हमारे सोडियम या क्लोराइड है वो हमारे PCT और ये हमारे लूप ऑफ हेनले यहाँ पे जाके हमारे रीअब्जॉर्ब हो चुके हैं। बचे हुए कुछ पार्ट हैं वही हमारा जो है DCT क्या कर रहा है? सिर्फ उसको रोक रहा है। बाकी का हमारा बहुत ज्यादा है वो हमारा पहले से एब्जॉर्ब हो चुका है। तो ये हमारे वीक डायूरेटिक की तरह काम करते हैं। लेकिन इफेक्टिव क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अगर इन्होंने रोक लिया तो अब क्या होगा? अब हमारे सोडियम को कोई और नहीं ले जाएगा, वो हमारे क्या होंगे? डायरेक्टली हमारे इसके अंदर जाएंगे और हमारे बाहर निकल जाएंगे। तो इसलिए ये हमारे इफेक्टिव भी हैं और इसीलिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि ये अपना लो इफेक्ट देते हैं और हमारी बॉडी में हमको लो चाहिए। ऐसा भी नहीं चाहिए कि एकदम ही हमने सारा कुछ रोक दिया तो वो हमारे नुकसान कॉज कर सकता है। तो इस तरह ये हमारे काम करते हैं। बाकी हम इसके ड्रग्स के बारे में समझते हैं। तो पहला हमारा यहाँ पर आता है क्लोरोथायजाइड। तो यहाँ पे आपको इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। इस तरह हमारे पूरा यहाँ पे डायग्राम है और ये हमारा वही वाला ग्रुप है जो सल्फामॉइल ग्रुप था। ये हमारा सल्फोइल ग्रुप है, ये हमारा एक अमीन ग्रुप लगा है, ये हमारा नाइट्रो ग्रुप लगा है, ये हमारा क्लोरीन ग्रुप लगा है, ये हमारी एक पूरी की पूरी चैन है। और इस पूरे को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? वेंजोथायाएजिडीन रिंग, यानी कि ये हमारी वेंजो साथ में जुड़ी है, हमारी थायाएजिडीन पूरी की पूरी रिंग है। तो इस तरह ये हमारा पूरा का पूरा क्या है? क्लोरोथायाएजिड है। मैकेनिज्म की बात करें तो हमारा सेम है जो हमने पहले पढ़ा है। अब हम समझते हैं सिंथेसिस की, आखिर हम इसको बना कैसे सकते हैं। तो देखो सिंपल था, हमने एक कंपाउंड यहाँ लेना है अपना 5-क्लोरो-2,4 डाइसल्फामॉइल एनिलीन और इसकी हमने कंडेंसेशन करा देनी है किसके साथ में? फॉर्मिक एसिड के साथ में, और फिर हमारा जो है क्लोरोथायजाइड बनके तैयार हो जाता है। तो देखो हमने ये कंपाउंड लिया 5
क्लोरो 2,4 डाई सल्फम ऑयल हो गया। तो यहाँ पर दो हमारे क्या है डाई सल्फम ऑयल पहले से लगे हुए हैं जो हमको चाहिए, यहाँ NH2 इसलिए एनिलीन बोलेंगे, 5वें नंबर पे क्लोरो है, तो ये हमारा ग्रुप है। अब यहाँ पे हमने फॉर्मिक एसिड के साथ कराया HCOOH के साथ में, तो ये और ये दोनों तो हमारे सेम रहेंगे। इसके बाद यहाँ पर होता क्या है, देखो इधर जो यहाँ पे CHO है, देखो इसको अगर हम डिवाइड करें तो ये जो CHO वाला पार्ट है ये हमारे यहाँ पे जुड़ जाता है और एक हाइड्रोजन हमारा निकलेगा और ये HO को लेके H2O की फॉर्म में क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह यहाँ बीच में एक हमारा इंटरमीडिएट बन जाता है और यहाँ पे हमें कोई यहाँ पे चेंजिंग हुई, तो ये हमारा सेम था, ये हमारा सेम था। अब यहाँ पे हम एक और बार इसकी हाइड्रोलिसिस कराएं, यानी कि पानी हमारा फिर से एक बार रिमूव हो जाएगा। और अब यहाँ पे क्या होता है, देखो आप ध्यान से थोड़ा सुनना, S है, इसके साथ 2 O हैं, तो देखो हमने क्या किया, डबल बॉन्ड करा दिया। अब ये NH2 है, तो यहाँ पे NH किया और एक H जो था उसका ये वाला, और यहाँ से हमने क्या लिया, यहाँ से हमने ले लिया ये वाले पार्ट, और ये एक हमने H लिया, यहाँ से H लिया, तो ये दोनों बनके हमारे क्या बने, H2O यानी कि पानी। तो एक H2O हमारे यहाँ से बाहर निकल गया। अब इन्होंने क्या किया, ये जो C है वो हमारे NH के साथ जाके क्या हुआ, यहाँ पे जाके मिल गया, और इसलिए जो बचे हुए बॉन्डिंग थे वो हमने यहाँ एक डबल बॉन्ड लगा के अपने कर लिए, करेक्ट कर लिए। तो इस तरह हमारे पूरा का पूरा क्लोरोथायजाइड बन गया। अब ये हमारा ऐसा था, अगर हम इसको उठा के ऐसा उल्टा कर देंगे तो ये आपको ऐसा ही डायग्राम पूरा दिखेगा, ठीक है। बस वो ऊपर नीचे हो जाता है, कई जगह आपको ऐसे अलग अलग दिखेंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये हमारा हो गया क्लोरोथायजाइड वाला हो गया। सिंथेसिस आप समझ गए, मैकेनिज्म हमारा सेम है। तो अब हम समझते हैं इसका सार। तो सार के लिए मैंने यहाँ पे मतलब कॉमन डायग्राम बना रखा है। तो कॉमन मतलब आपको याद रखना है किसमें क्या चीज है कैसे। तो हमारी ये पूरी रिंग है, इसको हम क्या बोलेंगे, बेंजोथायजिडिन रिंग बोलेंगे। अब ये वो जो ग्रुप है इसको हम सल्फोनिल ग्रुप बोलते हैं। ये ग्रुप है इसको हम सल्फा मोइल ग्रुप बोलेंगे। और यहाँ पे ये आ रहा है, यहाँ पे हम अपनी जोड़ा घटाई करेंगे। तो मैंने क्या किया है, सबकी नंबरिंग की है और नंबर के अकॉर्डिंग मैंने लिख दिया कि किस पे क्या करना है। मतलब शॉर्ट टेक्स्ट मेथड है, मैंने ज्यादा टाइम नहीं दिया, पर आप आराम से इसको जो है याद रख सकते हो क्या कैसे है। तो देखो फर्स्ट पोजीशन पे क्या है हमारा, यहाँ पर हमारा प्रेजेंट है सल्फोनिल ग्रुप। तो सल्फोनिल ग्रुप इज एसेंशियल फॉर एक्टिविटी। आगे की कहानी आप खुद लिख सकते हो कि इफ वी रिमूव और सब्स्टिट्यूट सल्फोनिल ग्रुप फ्रॉम द पोजीशन फर्स्ट इट विल डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ दिस थायजाइड डायूरेटिक्स। तो इस तरह आप एक दो आगे की कहानी खुद से बना के लिख सकते हो कि अगर यहाँ पर ये हमारा लगा है, अगर हम इसको हटाते हैं या सब्स्टिट्यूट करते हैं तो जो हमारे पूरा कंपाउंड है इसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। फिर यहाँ बात करते हैं सेकंड पोजीशन यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन लगा होगा, आपको यहाँ NH दिखेगा और NH ही लगाओ तो ये हमारा ज्यादा अच्छा है। कई जगह एक आध और कुछ लगा सकते हैं लेकिन NH हमारे लिए बेस्ट है। और जो अभी आपने क्लोरोथायजाइड देखा उसमें भी हमारा क्या लगा था, NH लगा था। थर्ड पोजीशन यहाँ पे दिख रही होगी। तो जो सब्स्टिट्यूट है यहाँ पे अगर हम कोई मतलब एल्काइल ग्रुप लगा देते हैं तो वो हमारी क्या करेगी, इसकी एक्टिविटी को और ज्यादा इंक्रीज कर देगी। वरना तो यहाँ पे वैसे तो कुछ ही नहीं है। फिर हमारी फोर्थ पोजीशन यहाँ नाइट्रो है। तो इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, अगर नाइट्रो पे हम थोड़ा एक हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं, हाइड्रोजन, तो इसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी। लेकिन हाइड्रोजन के अलावा और कुछ हम यहाँ पे नहीं जोड़ेंगे वरना इसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम। तो यहाँ पर हम अगर इस डबल बॉन्ड को हटा देते हैं तो थोड़ी सी एक्टिविटी की बढ़ जाती है। लेकिन अगर डबल बॉन्ड हटाते हैं तो हमको जो बैलेंसी पूरी करनी है वहां पे हम सिर्फ हाइड्रोजन जोड़ेंगे, बाकी और कुछ नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। बाकी हम सिक्स पोजीशन की यहाँ बात करें तो ये R2 दिख रहा होगा। यहाँ पर हम कोई सा अपना इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जोड़ते हैं, यानी कि कोई Cl नेगेटिव, Br, NO2, CF3, तो उससे हमारी जो एक्टिविटी होगी वो हमारी एकदम इंक्रीज हो जाएगी। फिर लास्ट यहाँ पे हमारा ये पोजीशन है। तो ये हमारा सल्फामोइल ग्रुप तो सबसे ज्यादा हमारा एसेंशियल एक्टिविटी के लिए, अगर हम इसी ग्रुप को हटा देंगे तो हमारी जो डायूरेटिक्स वाला इफेक्ट है वो हमारा खत्म हो जाएगा। तो ये तो हमारा सबसे ज्यादा एसेंशियल है। तो इस तरह आप यहाँ पे इसके बारे में सारा कुछ लिख सकते हैं। यूजेस की बात करें तो ये हमारा एज अ डायूरेटिक्स काम करता है, एंटी हाइपरटेंसिव काम करेगा और एडिमा को ट्रीट करने में हेल्प करेगा। दूसरा हमारा इस क्लास के अंदर ड्रग आता है हाइड्रोक्लोरोथायजाइड। तो उसका भी आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। अब देखो जो हमारा पहले स्ट्रक्चर था बस आप उससे सिमिलरिटी देखो कि आखिर क्या अलग है। तो देखो यहाँ पे क्या अलग है, ये सेम, ये सेम, ये सेम, ये सेम, सब कुछ सेम है। बस यहाँ पे हुआ क्या, ये मैंने आपको बताया कि अगर हम इसके अनसैचुरेशन को हटा देते हैं और यहाँ पे एक H लगा देते हैं तो इससे इसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी। सेम फंडा हुआ, हमारा सब कुछ सेम था। तो ये भी हमारा था सिमिलर है सबकी तरह, लेकिन ये हमारा थोड़ा सा ज्यादा क्या हो जाएगा, मोर पोटेंट हो जाएगा। जो अभी बोला वो हमारा सच भी हो गया, उसको हमने अप्लाई भी कर लिया। और आप चाहो तो यहाँ एग्जाम्पल भी लिख सकते हो कि अगर जैसे मैंने यहाँ लिखा, अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देते हैं तो एक्टिविटी बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल में लिख दो आप यहाँ पे हाइड्रोक्लोरोथायजाइड, जो आपके आगे वाला ड्रग है। यूजेस की बात करें तो वही होंगे, हमारे डायूरेटिक की तरह काम आ रहा है, एंटी हाइपरटेंसिव में काम आ रहा है, एडिमा को ट्रीट कर रहा है। थर्ड हमारे यहाँ पर आता है हाइड्रोफ्लूमिथाजाइड। तो यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा, इसमें भी सारा कुछ हमारा सेम है। बस यहाँ पर हुआ क्या कि जो हमारा हाइड्रोक्लोरोथायजाइड था यहाँ हमारा Cl था और यहाँ पे हमारा क्या लग गया, CF3 लग गया। तो हमने ये भी लगा दिया और सेम फंडा जो हमारा ये दे रहा था सेम सारा कुछ हमारा ये देगा। तो बस अलग अलग चीजें हैं, काम सबका एक ही है।
अब हमारा लास्ट ड्रग आता है इस क्लास के अंदर, इसका नाम क्या है यहाँ पे, साइक्लोथायजाइड है। तो देखो यहाँ पर एक इस तरह का पूरा हमने ग्रुप जोड़ दिया है और इसी को मतलब बाकी सब हमारा पहले वाले का सेम है, थोड़ा सा ये ज्यादा अच्छा इफेक्ट करेगा, तो बाकी सब सेम है, बस ये हमारी खाली जगह थी जो मैंने आपको बोला था, यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूट हमने जोड़ दिया है, ठीक है। तो ये हमारा था साइक्लोथायजाइड। तो हमारे यहाँ पर 2 क्लास कंप्लीट हो गई हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर अपने लूप डायरेटिक्स और हाई सीलिंग डायरेटिक्स के बारे में। तो देखा जाए कहीं ना कहीं तो सबसे ज्यादा जो अच्छा इफेक्ट हमारा देते हैं वो यही वाले ड्रग अपना सबसे बेस्ट इफेक्ट देते हैं, यानी कि ग्रेटेस्ट डायरेटिक्स इफेक्ट ये वाले ड्रग शो करते हैं। बाकी ये जो हमारे ड्रग्स हैं ये हमारे लूप ऑफ हेनले में जाके काम करते हैं। कहाँ करते हैं, लूप ऑफ हेनले में, वो भी असेंडिंग लिम्ब में। यानी कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा तो ये हमारा लूप ऑफ हेनले है और इसके अंदर जो हमारी ये असेंडिंग लिम्ब है, ये वाली जगह है, यहाँ पे जाके अपना काम करते हैं। अब यहाँ पे ये काम क्यों करते हैं, इसके पीछे रीजन है कि यहां पर हमारी क्या हो रही थी, यहां पे हमारी सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन हो रही थी, और जब सोडियम लगभग 25% यहां रीअब्जॉर्ब हो रहा है तो यहां किसके थ्रू, इसके थ्रू। तो जो हमारे ये वाले ड्रग हैं जो हमारे सबसे ज्यादा इफेक्टिव है वो क्या करेंगे, वो इसको जाके क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। और जब हमारा ये ब्लॉक हो जाता है तो हमारी सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन क्या हो जाती है, एकदम रुक जाती है, और ये काफी ज्यादा मतलब इफेक्टिव अपना काम करते हैं। तो यही इसका सिंपल फंडा था। अगर आपको 1-2 लाइन में लिखना हो मगर यहां से यहां तक लिख दो और फिर पूरा समझना हो तो इस तरह समझो। तो अब हम समझते हैं इसका डिटेल्स में। तो देखो यहाँ पे हमारी ये दिख रही होगी आपको असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और ये वाला हिस्सा यहाँ से, और इसको हमने यहाँ पे जूम किया तो इस तरह की हमारी पूरी कहानी बन के आई। ये हमारा ब्लड वाला पार्ट, ये अंदर ये हमारी होगी एंडोथेलियल सेल्स, और ये अंदर का हमारा क्या हो गया, ल्यूमेन हो गया। तो अब समझो क्या हो रहा है कैसे। तो देखो यहाँ पे हमारा प्रेजेंट है सोडियम पोटेशियम, और यहाँ क्लोरीन के आगे आप 2 लिख लेना, 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर। इसका काम क्या होता है कि जो भी हमारे सोडियम, पोटेशियम और क्लोरीन है, ये हमारे तीनों क्या होंगे, इसके थ्रू हमारे एंडोथेलियल सेल में बड़े आराम से पहुंच जाते हैं। अब यहाँ से हमारा जो सोडियम है वो हमारा इस एटीपीएस पंप के थ्रू यहाँ बाहर निकल जाता है, और जो पोटेशियम है वो हमारे यहाँ पे अंदर आ जाता है। अब जो हमारा क्लोराइड है वो हमारे इस क्लोरीन के थ्रू बाहर ब्लड में पहुंच जाता है। तो इतने दोनों यहाँ पे काम हो रहे हैं। तो 2 चीजें हमें ब्लड के अंदर पहुंच गई। अब यहाँ पे कहानी अभी इसमें रुकती नहीं है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, इसके थ्रू यानी कि जो हमारा ल्यूमन था यहाँ से भी हमारा सोडियम, यहाँ पोटेशियम अंदर आया, और यहाँ से भी हमारा पोटेशियम अंदर आया। तो जो हमारा ये सेल है एंडोथेलियल सेल, यहाँ पे हमारी पॉजिटिविटी एकदम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो अब ये पॉजिटिव वाले पोटेशियम कहाँ जाते हैं, वो हमारे इसके थ्रू हमारे ल्यूमन के अंदर चले जाते हैं। अब ल्यूमन के अंदर क्या होता है कि ल्यूमन के अंदर हमारी पॉजिटिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ से भी हमारा आ रहा है, ये वाला वापस भी हमारा इसी में जा रहा है। तो हमारा पोटेशियम जो है वो ल्यूमन वाले पार्ट में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब इसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पे क्या होता है कि जो ल्यूमन के अंदर हमारे ये वाले जो सेल्स हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये भी हमारे कुछ साल्ट होते हैं हमारे प्रेजेंट यहाँ पे। तो ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे ये जो बीच में जगह आपको दिख रही होगी, मैंने आपको पहले बताया था पैरासेल्युलर स्पेसिंग बोलते हैं इसको, यानी कि इसके थ्रू हमारी सिग्नलिंग वगैरह होती है। तो ये किसी के थ्रू नहीं, ये हमारे यहाँ से सिंपली क्या हो जाते हैं, डिफ्यूज आउट होके और हमारे ब्लड के अंदर पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ये वाला केस था, इसमें हमें 3-4 चीजें मिल रही थी, सोडियम भी, क्लोरीन भी, मैग्नीशियम भी और कैल्शियम भी। तो ये 4 चीजें हमारे ब्लड के अंदर रीएब्जॉर्ब हो रही थी। तो इसीलिए यहाँ पे ये हमारे ज्यादा, तो अगर हम यहाँ पे होता क्या है काम, तो ये समझो। अब हम देते हैं लूप डायरेटिक्स। तो ये क्या करते हैं, ये हमारे इस पूरे पार्ट को इनहिबिट कर देंगे। अब जैसे ही हमारा ये बंद हुआ तो हमारे सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम तीनों की तीनों चीजें हमारी रुक गई। तो अब ये रुका तो हमारा ये एटीपीएस भी रुक जाएगा, तो हमारे ये पोटेशियम भी अंदर आने से रुक जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या होता है, ये सब रुक गया, ये भी रुक गया। तो इससे क्या होगा, जो हमारा मैग्नीशियम और कैल्शियम है ये भी हमारा यहाँ जाने से रुक जाएगा। यानी कि यहाँ पे हम बहुत बड़ा हिस्सा था जो हम क्या कर रहे थे, यहाँ एब्जॉर्ब कर रहे थे अपने ब्लड के अंदर। सोडियम तो 25% कर रहे थे, लेकिन हम क्लोरीन को भी कर रहे थे, मैग्नीशियम को भी कर रहे थे, कैल्शियम को भी कर रहे थे। वो सब चीजें रुक जाती हैं, और इसीलिए जो हमारा ये लूप डायरेटिक्स होते हैं इनका ग्रेटेस्ट इफेक्ट होता है, क्योंकि इसमें हम सबसे ज्यादा जो आयंस होते हैं उसको हम रीअब्जॉर्ब कर रहे थे अपने ब्लड के अंदर में। तो इससे क्या होगा कि अब जो हमारा ब्लड है उसका कंसंट्रेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा डाउन होने लगेगा, और ये चीज हमारी बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है। तो ये हमारा इस तरह पूरा का पूरा काम करता है। आई होप आप लोग यहाँ सिंपली ये समझ गए होंगे, ठीक है, कैसे क्या करता है। अब हम इसके ड्रग्स के बारे में समझते हैं। तो पहला हमारा यहाँ पर आता है फ्यूरोसेमाइड। तो ये आपको दिख रहा होगा, पूरा स्ट्रक्चर इस तरह का है, और ये हमारा वही वाला ग्रुप है जो हमारा पहले था, सल्फामोइल ग्रुप है। यहाँ हमारा एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, एक क्लोरीन है, ये हमारी फिनाइल रिंग बेंजीन है, ये हमारा अमीन ग्रुप। साथ में हमारा यहाँ पे क्या जुड़ा है, CH2, और इसको हम क्या, यहाँ पे एक पूरा ये रिंग जुड़ी हुई है, इसको हम क्या बोलते हैं, टेट्राहाइड्रोफरफ्यूराइल अमीन वाली यहाँ पे रिंग बोलते हैं, फरफ्यूराइल अमीन यहाँ बोलते हैं। तो ये इस तरह से। अब अगर हम इसकी सिंथेसिस की बात करें तो पहले नंबर पे हम यहाँ क्या लेते हैं, हम लेते हैं 2,4-डाइक्लोरोबेंजोइक एसिड। 2,4-1-2-3 यानी कि 2 और 4 पोजीशन पे हमारे डाइक्लोरो 2 क्लोरो ग्रुप है, और ऊपर हमारा ये पूरा का पूरा क्या है, बेंजोइक एसिड है। तो 2,4-डाइक्लोरोबेंजोइक एसिड लिया, फिर हमने इसकी रिएक्शन कराई NH3 और ClSO3H के साथ में।
तो अब क्या होता है यहाँ पे कि देखो ये चीज हमारी यहाँ पे इसके साथ रिएक्शन होगी, तो अब यहाँ पे ये क्लोरीन सेम आ गया, ये सेम आ गया, ये सेम आ गया, बस यहाँ पे SO2 NH2 वाला ग्रुप जुड़ जाता है। कैसे? SO2 और यहाँ से NH2, ये दोनों चीजें हमारी क्या हो जाती है, यहाँ पे जाके जुड़ जाती हैं और ये हमारा क्या है, सल्फामोइल ग्रुप है। तो इससे हमारी ये चीज बन गई। अब यहाँ पे हम कराते हैं इसकी टेट्राहाइड्रोफरफुलाइल अमीन की, और ये हमारी क्या करती है, ये हमारी इस क्लोरीन को हटा के, अब हटा कैसे, तो देखो यहाँ NH2 है, अब इस NH2 से एक H और यहाँ से ये Cl, दोनों हटे क्या बना, HCl बना। तो HCl हमारा बाहर निकल गया, बाकी ये NH हमारा क्या हुआ, NH हमारा इस वाली जगह पे जाके क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। और यहाँ पे देखो ये NH जुड़ा और ये NH हो गया, बाकी ये CH2 है, ये CH2 और ये हमारा पूरा का पूरा रिंग है। तो इस तरह ये पूरा का पूरा हमारा बन जाता है और इसको क्या बोलेंगे हम, फ्यूरोसमाइड बोलेंगे। तो इस तरह ये इसकी क्या थी, सिंथेसिस थी। मैकेनिज्म की बात करें तो हमारा सेम रहेगा। यूजेस की बात करें तो डायूरेटिक की तरह काम आता है, एंटी हाइपरटेंसिव में काम आता है, एडिमा में काम आता है, CHF में काम आता है। बाकी ये हमारा कई जगह कार्बोनिक एनहाइड्राइड इनहिबिटर की तरह भी काम करता है, बट बीक में थोड़ा सा मतलब लो बस में ये हमारा काम करता है। बाकी आप देखते हैं हम सार, तो देखो इसका सार मैंने इसी तरह यहाँ लिख दिया है, आप चाहो तो इसको लैब में मतलब लिख सकते हो। तो ये हमारा एक कॉमन इसका स्ट्रक्चर है, किसका, हमारा है फ्यूरोसमाइड का। आपको अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे ही आएगा कि आपको सार लिखना है, सिंथेसिस लिखनी है, मैकेनिज्म लिखना है फ्यूरोसमाइड का, तो आपको ये सारी चीजें जो है लिख देनी है। तो यहाँ आपको ये मिल गया। अब नंबरिंग यहाँ पे इस वाले ग्रुप से होगी, ये हमारा सबसे बड़ा है, तो 1 2 3 4 5 6 हो गए। और ये वाला ग्रुप है, ये हमारा इंक्रीज करता है पोटेंसी को, तो ये ग्रुप हम बिल्कुल हटा नहीं सकते, एसेंशियल फॉर एक्टिविटी। सेकंड भाई हमारा R है, तो यहाँ पर अगर हम फरफ्यूराइल या फिनाइल रिंग अगर कोई जोड़ते हैं तो इससे हमारी एक्टिविटी बढ़ेगी, जैसे हमारी यहाँ पर क्या जुड़ी है, फरफ्यूराइल अमीन की रिंग यहाँ पे जुड़ी हुई है। फिर हमारा ये थर्ड पोजीशन पे कुछ नहीं है, फोर्थ पे हमारा X ग्रुप है, यानी कि यहाँ पे अगर हम कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जोड़ते हैं, यानी कि Cl नेगेटिव CF3 ऐसे, तो ये हमारी एक्टिविटी को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। फिर हमारे फिफ्थ पोजीशन पे ये है सल्फामोइल ग्रुप है, तो ये भी अगर हमारा है तो ये हमारी एक्टिविटी को क्या करता है, एसेंशियल एक्टिविटी के लिए, यानी कि हमारी पोटेंसी को बढ़ाता है, तो इसको हम बिल्कुल भी हटा नहीं सकते हैं। तो इस तरह ये पूरा का पूरा हमारा सार हो गया। बाकी इसके अंदर जो बेसिक रिंग है वो हम क्या बोल सकते हैं, या तो हम इसको पूरा ले लें साथ में, तो हम इसको बोलेंगे ये हमारा बेंजोइक एसिड की रिंग है, या अगर हम इसको भी हटा के सिर्फ ये बीच में लेंगे तो हम क्या बोल सकते हैं, फिनाइल रिंग है या बेंजीन रिंग है, या हम पूरे को बेंजोइक एसिड की रिंग बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, सार हो गया। अब हम इसके अंदर के कुछ ड्रग्स की बात करें तो पहला हमारा क्या है, ब्यूमेटानाइड हो गया। तो ये इस तरह का पूरा इसका स्ट्रक्चर है, डायग्राम है। ये हमारी वही रिंग जो मैंने आपको बताया, बेंजोइक एसिड है, यहाँ एक हमारा ये ग्रुप जुड़ा है, ये जुड़ा है, ये सब मैंने आपको पहले बता दिए। मैकेनिज्म हमारा सेम है। यूएस की बात करें तो डायूरेटिक की तरह काम आता है, एडिमा में काम आएगा, हाइपरटेंशन में काम आएगा। फिर ये हमारा थर्ड आता है यहाँ पर इथेक्राइनिक एसिड, तो इसका भी सारा कुछ हमारा सेम है और स्ट्रक्चर आपको यहाँ देख लेना, जो हमारा इधर सा बस यहाँ पे OCH2COH जुड़ गया। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर स्ट्रक्चर हो गए। बाकी यहाँ मैंने ऐसे ही थोड़ी जगह तो लिख दिया एडवर्स इफेक्ट, बाकी ये सब चीज़ें आपको जो है कोलॉजी का जब हम पढ़ेंगे तब आपको मिलेगी। बाकी क्या है, जैसे इम्बैलेंस कर देगा इलेक्ट्रोलाइट को, क्योंकि चीज़ें आगे पीछे हो जाएंगी। हाइपोवोलेमिया, हाइपोटेंशन भी कर सकता है, क्योंकि ये हमारे बहुत बड़े ब्लड के पार्ट को क्या करता है, रीअब्जॉर्ब होने से रोक देता है, इसलिए ये हमारा यहाँ पे काम करता है। बाकी इफेक्टिव ये एक और रीजन मैं आपको बता दूं, देखो यहाँ पर हमारा लूप ऑफ हेनले है, तो ये हमारा क्या करता है, इस वाली जगह के बाद हमारा थोड़ा सा एक हिस्सा और क्रॉस करना है, तो अगर यहीं पर हम सारे की सारे रीअब्जॉर्प्शन को रोक देते हैं तो बहुत बड़ा पार्ट है हमारा और कहीं जाके मतलब रीअब्जॉर्ब होगा नहीं, तो हमारे लिए काफी ज्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं। तो अब हम समझते हैं अपनी फोर्थ क्लास, जिसका नाम क्या है, पोटेशियम स्पेयरिंग डाईयूरेटिक्स। बाकी ये जो चीज होगी ये हमारी इस कलेक्टिंग डक्ट में, यानी कि इस जगह मान लो ये जगह जो हमारी कलेक्टिंग डक्ट ये मिल रही है, यहाँ पे जाके जो है ये अपना वर्क करते हैं। अब यहाँ पे काम क्या करते हैं, तो देखो हमारा जो कलेक्टिंग डक्ट था उसके अंदर हमारा क्या हो रहा था, हमको पहले ये जानना है। तो कलेक्टिंग डक्ट में हमारी क्या हो रही थी, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन हो रही थी और पोटेशियम की सिक्रीशन हो रही थी, यानी कि जो पोटेशियम थे वो हमारे वापस आ रहे थे और जो सोडियम थे वो हमारे रीअब्जॉर्ब होके बाहर जा रहे थे। तो बस इसी चीज को हमारे क्या करते हैं, ये पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स रोकते हैं, यानी कि यहाँ पर जो हमारे सोडियम थे जो बाहर जा रहे थे, पोटेशियम जो हमारे अंदर आ रहे थे इस वाले इसमें, उसको रोकते हैं। अब यहाँ पर सवाल आता है कि ये स्पेयरिंग वर्ड मतलब ये कहाँ से आया। पोटेशियम हम जानते हैं, डायूरेटिक्स हम जानते हैं, स्पेयरिंग वर्ड का मतलब क्या है। तो देखो स्पेयर वर्ड का एक तरह से मतलब क्या होता है, किसी चीज कहते हैं ये स्पेयर पार्ट है, ये उसका वो है, यानी कि हम कह सकते हैं कोई बचाना है, किसी चीज को एक तरह से बचाव करना। तो यहाँ पर हमारा एक्चुअल में हो क्या रहा है कि जैसे हमारी ये रीअब्जॉर्प्शन थी यहाँ पे, तो इस ब्लड के अंदर से जो हमारा पोटेशियम था वो हमारा क्या हो रहा था, यूरिन के अंदर वापस आ रहा था। क्यों आ रहा था, क्योंकि हमने देखा था हर तरफ हमारी क्या हो रही थी, एक्सचेंज हो रहा था। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें, ये हमारी पोटेशियम पंप है, तो सोडियम जब बाहर जा रहा है तब हमारा पोटेशियम अंदर आ रहा है। तो अगर हम सोडियम को रोक देंगे तो हमारा पोटेशियम भी अंदर इसमें वापस यूरिन
में नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमारे इनका ज्यादा इफेक्ट क्या होता है कि हम पोटेशियम को बचाना है, हमको पोटेशियम को स्पेयर रखना है, पोटेशियम को थोड़ा सा हमें बचा के रखना है, तो उसी फिनोमिना पर ये थोड़े हमारे काम करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कैसे क्या होता है। बाकी समझते हैं, ये हमारे वीक डायोटिक की तरह काम करते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि भाई जब तक ये हमारे यहाँ पर ये हमारी कलेक्टिंग डक्ट है, जब तक यहाँ तक हमारा फिल्ट्रेट पहुंचता है, ऑलमोस्ट हमारा 90% या 80% तक हमारा जो ग्लोमेरस है या जो फिल्ट्रेट है वो हमारा रीएब्जॉर्ब हो चुका होता है। तो ये हमारे बहुत ही ज्यादा वीक होते हैं, कई केस में मतलब ये दे दिए जाते हैं। मैकेनिज्म की बात करते हैं, कैसे हमारा काम करता है यहाँ पर, तो देखो सिंपल मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ, इससे हटाओ। तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये सीन, तो ये हमने कलेक्टिंग डक्ट का एक मतलब ऐसा ले लिया बड़ा सा, ये हमारा ल्यूमन वाला पार्ट है, ये एंडोथेलियल सेल्स हो गए हमारे, एपिथेलियल सेल या एंडोथेलियल सेल, और ये चीज हमारी क्या होगी यहाँ पे फ्रेंड्स, एक आध जगह जैसे आपको कहीं पे एपिथेलियल लिख गया होगा तो वो टिश्यू होता है। एंडोथेलियल सेल हमारी ये वॉल कहलाती है अंदर वाली, तो इसको एंडोथेलियल आप कर लेना। तो यहाँ पे देखो क्या होता है एक्चुअल में, तो इसमें जो हमारा ये है कलेक्टिंग डक्ट, यहाँ पे हमारी दो चीजें प्रेजेंट होती हैं। एक हमारे यहाँ पे दिख रही होगी सोडियम चैनल और एक हमारे यहाँ होता है पोटेशियम चैनल। अब होता क्या है समझो, सोडियम की हमारी होती है रीअब्जॉर्प्शन, तो सोडियम हमारा अपने इस चैनल के थ्रू कहाँ जाता है, इस एंडोथेलियल सेल में जाता है। अब इस सेल में हमारे यहाँ प्रेजेंट होता है सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप, तो ये सोडियम क्या होगा, अब हमारे ये रीअब्जॉर्ब होकर ब्लड के अंदर पहुंच जाता है। अब भाई बदले में काम करता है एक्सचेंज, तो यहाँ से हमारे पोटेशियम क्या होते हैं वो अंदर आ जाते हैं। अब वो पोटेशियम हमारे इसके थ्रू हमारे यूरिन में वापस चले जाते हैं। तो इस तरह ये चीज हमारी काम करती है, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होता है, पोटेशियम हमारा यूरिन में वापस आ जाता है। और यहाँ पर एक चीज हमारी और प्रेजेंट होती है, वो हमारा होता है एल्डोस्टेरोन हार्मोन। अब इसका काम क्या होता है यहाँ पे कि ये हमारा क्या करता है, इस सोडियम वाले चैनल को, इस पोटेशियम वाले चैनल दोनों को क्या करता है, दोनों को इंक्रीज करता है कि भाई जाओ और अपना और काम करो, जाओ गुरु जाओ, भड़ भड़ के काम करो। तो इस तरह ये हमारा एल्डोस्टेरोन क्या करता है, प्रमोट करता है इन काम को। अब ये करता कैसे, इसको मैंने ज्यादा डिटेल्स में नहीं किया, आप ऐसे सिंपल समझ लो। यहाँ पे जो हमारा ये एंडोथेलियल सेल है, यहाँ पे हमारे एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, और वो रिसेप्टर पे जाके ये बाइंड करेगा और उन रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा। वो रिसेप्टर हमारे प्रोटीन जो हमारे एंजाइम वगैरह उसको एक्टिवेट करेंगे, और वो एंजाइम हमारे फर्दर इन दोनों को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं या इंक्रीज करते हैं। तो मैंने डायरेक्ट यहां लिख दिया, आप लोग समझ लेना इसी तरह से सिंपली। तो अब जो हमारा यहाँ पे मैकेनिज्म है वो हमारा दो तरह से काम करता है। एक हमारा यहाँ पे काम करता है एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट की तरह, और दूसरा हमारा यहाँ पे काम करता है सोडियम चैनल इनहिबिटर की तरह। तो पहले हम समझते हैं एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट की तरह। तो पहले ये हमारे जो ड्रग्स होते हैं, ये क्या होते हैं, जब हम ये अपनी बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं, ये हमारे इस एल्डोस्टेरोन को क्या करेंगे, इसको जाके इनहिबिट कर देंगे। और जब हमारा एल्डोस्टेरोन इनहिबिट हो जाएगा तो हमारी ये जो दोनों चीजें हैं ये हमारी क्या होंगी, ये प्रमोट नहीं होंगी, इंक्रीज नहीं होंगी। और इसकी वजह से क्या होगा कि अब जो हमारे ये नॉर्मली काम कर रहे थे, जैसे ये करेंगे, मतलब वीक थोड़ी सी रीएब्जॉर्प्शन होगी लेकिन उतनी ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगी। तो इस तरह ये हमारे एल्डोस्टेरोन वाले सिंपल काम करते हैं कि भाई इसको इनहिबिट कर देंगे, ये दोनों हमारे धीरे धीरे डाउन हो जाएंगे और हमारा जो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन है वो हमारी रुक जाएगी। तो ये चीज हमारी क्या कहलाती है, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट वाली कहलाती है। ठीक है, चलिए। तो इसमें हमारा एक ड्रग आता है यहाँ पर स्पाइरोनोलैक्टोन, जिसका ये वाला हमारा डायग्राम है, और मैकेनिज्म आपको मैंने समझा दिया। इसको जाके ब्लॉक करेंगे, इससे हमारे ब्लॉक कैसे करते हैं, जो ये हमारा रिसेप्टर है एल्डोस्टेरोन का रिसेप्टर, उस पर जाके ये खुद बैठ जाते हैं। एंटागोनिस्ट का मतलब क्या है, ब्लॉक करने वाले, ब्लॉकर एक तरह से। तो वहां जाके उस रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे तो भाई एल्डोस्टेरोन अंदर आएगा, वो भाई अपनी जगह पे इसको मिलेगी नहीं, बाइंड नहीं होगा, तो भाई अपना असर नहीं दिखाता है। तो इसका यूजेस की बात करें तो एडिमा में, सीएचएफ में काम आता है। बाकी ये हमारा पोटेशियम को स्पेयर करने के काम आता है, और डायूरेटिक एजेंट के साथ, मतलब ये हमारे थोड़े से बहुत ही ज्यादा वीक होते हैं। वीक क्यों होते हैं वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि सबसे लास्ट में काम कर रहे हैं, तो भाई सारा एरिया हो चुका है। तो इसको हम बाकी और जो हमारे एजेंट्स होते हैं, यानी कि जो हमारे बाकी की 3 क्लासें थी उनके साथ हम मिलाकर इनका जो है यूज कर सकते हैं। तो इस तरह ये हमारे यहाँ पे काम करते हैं। सेकंड हमारे यहाँ पर आते हैं सोडियम चैनल इनहिबिटर। तो इसका सिंपल काम क्या, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये सोडियम, तो ये हमारे क्या होता है, ये इस पे जाके क्या करेंगे, इसको ब्लॉक करेंगे। और जब हमारा सोडियम ब्लॉक हो जाएगा यहाँ से, तो सोडियम हमारा क्या होगा, इनहिबिट नहीं होगा। और जब सोडियम यहाँ नहीं जाएगा तो भाई एटीपीएस पंप भी हमारी काम नहीं करेगी, तो पोटेशियम भी हमारा अंदर नहीं आएगा, तो ये भी हमारा धीरे धीरे काम करना बंद कर देगा। तो इस तरह हमारे सोडियम चैनल इनहिबिटर्स काम करते हैं। ये ब्लॉक हुआ तो हमारी ये भी चीज ब्लॉक हो गई, ये भी चीज ब्लॉक हो गई। इस तरह ये हमारे सिंपल काम करते हैं। इसमें हमारे 2 ड्रग आते हैं। पहला हमारा यहाँ पे ड्रग आता है एमिलोराइड हाइड्रोक्लोराइड। तो यहाँ पे आप इसका डायग्राम देख सकते हैं, कुछ इस तरह का डायग्राम है, और ये हमारी रिंग है, यहाँ पे ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं। और इसको हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन में दूसरों डायोटिक के साथ यूज करते हैं। तो ये भी हमारे एडिमा, सीएचएफ और लीवर में एक सिरहोसिस नाम की बीमारी होती है। तो जितने लोग यहाँ तक आ गए वीडियो को देखते देखते, उनसे क्वेश्चन है कि आप इसको ढूंढ कर या कैसे भी कमेंट में करके बताओ कि ये आखिर बीमारी क्या है, सिरहोसिस ऑफ लीवर। वैसे
बताओ, चलो आप ही लोग बताओ इसको कमेंट में लिखे, ठीक है। चलिए दूसरा हमारे यहाँ पे ड्रग आता है ट्राइमेट्रिन, तो इसका भी डायग्राम कुछ इस तरह का है। बाकी मैकेनिज्म हमारा सेम मैंने पहले बता दिया। बाकी जो हमारे यूजेस हैं ये भी हमारे और बाकी डायोटिक साथ यूज करके एज अ डायोटिक यूज कर सकते हैं एडिमा वगैरह को ट्रीट करने के लिए। तो ये हमारी 4 क्लासेस यहाँ पे हो गई। इनके सार वगैरह आपसे कभी कोई नहीं पूछेगा, तो आप टेंशन मत लो, एग्जाम में भी नहीं आएगा। फिर हमारी लास्ट क्लास यहाँ पे आती है ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। अब आपको समझनी है कि आखिर ये चीज हमारी कैसे काम आती है। तो देखो, हमको एक प्रोसेस पता है ऑस्मोसिस वाली। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस में क्या होता है कि जो भी सब्सटेंस होता है या जो भी अंदर के पार्टिकल होंगे वो हमारे लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इसी फिनोमेना पे ये थोड़ा सा हमारा काम करता है। अब समझो कैसे। तो देखो मैं सिंपल आपको बताता हूँ, ये आपको दिख रहा होगा ये। अब यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से हमारे जो भी प्रोडक्ट वगैरह यहाँ से फिल्टर हुए ऐसे जा रहे हैं अंदर, और यहाँ पे हमारे रीअब्जॉर्ब होते जा रहे हैं। जगह जगह पानी वगैरह भी हमारा सारा कुछ रीअब्जॉर्ब होता जा रहा है। सिंपल सा फंडा है। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पर हम देते हैं अपने ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स वाले। अब जो हमारे ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स हैं इनको जब हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो इनका पहला फंडा क्या होता है कि ये हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि हम कह सकते हैं ऑस्मोलिटी को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। किसके अंदर, ये जो हमारे ट्यूबल्स हैं इसके अंदर ही हमारे क्या करते हैं, इसको इंक्रीज कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो इसका सिंपल फंडा इनका वो है, जैसे आपने केंकड़े वाली कहानी सुनी है। तो केंकड़े क्या करते हैं, केंकड़े जो हमने सुना होगा कि ना तो खुद ऊपर भरते हैं ना किसी और को। जैसे मान लो एक बक्से में यहाँ भर के रख दिए केंकड़े वगैरह, तो अगर कोई एक ऊपर जाएगा तो दूसरा उसकी टांग पकड़ के नीचे खींच लेगा। सेम फंडा यहाँ पे आप इस केंकड़े वाली कहानी समझो। क्या होता है कि जो हमारे ऑस्मोटिक वाले ये चीज होते हैं, ये हमारे जब अंदर तो आ जाते हैं, फिल्टर तो हो जाते हैं, लेकिन फिल्टर होके वो रीएब्जॉर्ब नहीं होते और ना ही वो रीएब्जॉर्ब हो सकते। ये भी कहानी है। जो हमारे ये ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स हैं ये हमारे रीअब्जॉर्ब नहीं हो सकते। इसके पीछे रीजन क्या है कि इनका जो मॉलिक्यूल साइज है लार्ज मॉलिक्यूल साइज होता है, और लार्ज मॉलिक्यूल साइज होने की वजह से वो हमारे इस ब्लड में वापस रीअब्जॉर्ब नहीं हो सकते हैं। अब यहाँ पे समझो कहानी क्या होती है कि जब हम उसको इंट्रोड्यूस करेंगे वो हमारे यहाँ पे आएंगे और वहां पे आके वो बचा हुआ जो पानी वगैरह हमारा होता है उसके साथ वो क्या होंगे, मिक्स हो जाते हैं। अब क्या होगा, जैसे वो खुद है वैसे ही वो बचे हुए जो भी हमारा वाटर वगैरह होता है उसको कर लेते हैं, और अब जो हमारा वाटर था वो भी हमारा क्या होगा, वो हमारा इसमें क्या होगा, रीअब्जॉर्ब नहीं होगा। क्योंकि एक तरह से क्या होता है, मिक्स हो गए तो उनके भी लार्ज मॉलिक्यूल साइज हो गया, यानी कि जो मॉलिक्यूल का साइज है वो हमारा बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। तो अब क्या होगा कि इनकी रीअब्जॉर्प्शन बिल्कुल नहीं होगी। किसकी वजह से, लार्ज मॉलिक्यूल साइज की वजह से। तो इससे क्या होगा, हमारा जो वाटर का फ्लूइड था उसका जो रीअब्जॉर्प्शन थी वो इन्होंने इमिट कर दी। अब इनके ये अगर फायदे हैं कि ये पानी को रोकते हैं, तो नुकसान भी है कि सिर्फ पानी को ही ये रोकते हैं। जो हमारा सोडियम वगैरह होते हैं या बाकी जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उनको ये रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। सिर्फ किसको रोकते हैं, ये हमारे वाटर फ्लूइड की रीअब्जॉर्प्शन को रोक देते हैं। तो इस तरह ये हमारे काम करते हैं। तो अब क्या होगा, हमारा वाटर के फ्लूइड वगैरह वो रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, तो यहां से जो हमारी यूरिन की प्रोसेस है वो हमारी बढ़ जाएगी, यूरिनेशन हमारा बढ़ जाएगा। तो अब ये हमारा जो है सोडियम वगैरह को रीअब्जॉर्ब नहीं करता है, तो मोस्टली इसको जो हम ग्लूकोमा वगैरह में यूज करते हैं, या बाकी जो हमारे एक्यूट किडनी फेलियर वगैरह होगा उसमें हम यूज वगैरह कर सकते हैं। और ये हमारे काम कहाँ करते हैं, तो ये हमारे पीसीटी में काम करते हैं, और लूप ऑफ हेनले में काम करते हैं, और कलेक्टिंग डक्ट में काम करते हैं। देखा जाए तो डीसीटी को छोड़ के ये सब में हमारे जो है काम कर रहे हैं। इसका ड्रग का एग्जाम्पल हमारा मैनिटॉल था, तो उसका डायग्राम आपको यहाँ दिख रहा होगा। इस तरह का स्ट्रक्चर है, इसको आप यहाँ देख लो और एक दो बार प्रैक्टिस करो, बना के आपको आ जाएगा। बाकी यूजेस की बात करें तो हमारा यूरिन प्रोडक्शन में ये हमारा बहुत मतलब वो यूरिन को बढ़ाने में ज्यादा काम कर रहा है। फिर एक्यूट किडनी फेलियर में हम इसका यूज कर सकते हैं। बाकी किडनी फंक्शन में कोई डायग्नोस वगैरह करना हो तो हम इसको देते हैं, तो हमारा जो यूरिनेशन है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। तो चेक करने में, जैसे मान लो कभी किसी को यूरिन का टेस्ट होना है, भाई यूरिन ही नहीं आ रही, तो उसको ये दो यूरिन भाई आ जाएगी, चेक कर लो क्या कैसे है, प्रॉब्लम क्या है। फिर एडिमा वगैरह में भी ये हमारा हेल्प करता है। तो इस तरह ये हमारे काम आते हैं। बाकी अदर ड्रग्स की बात करें इसमें और भी, जैसे मैनिटॉल तो हमने पढ़ लिया, लेकिन यूरिया हो गया, आइसोसॉर्बेट हो गया, सॉर्बिटॉल हो गया, या ग्लिसरॉल हो गए। तो इस तरह से और भी हमारे ड्रग है वो हमारे इसमें जो है काम आते हैं। बाकी अब एक चीज हमारे यहाँ आती है कि आपने इतना तो देख लिया, लेकिन हमारे जो सोडियम था वो हमारे लिए यहाँ मेन क्यों था। तो आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि अगर किसी को डायबिटीज हो या किसी को अगर हाइपरटेंशन हो, ये सब हम क्या बोलते हैं कि नमक थोड़ा कम खाया करो। क्यों? क्योंकि जो हमारा सोडियम है वो हमारा जो ब्लड है उसके अंदर काफी ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है, और ये हमारा इफेक्टिव है। यानी कि हमारे ब्लड में जाके ऐसा नहीं जैसे पानी वगैरह ज्यादा होता है इतना प्रॉब्लम नहीं करते, लेकिन अगर ये हो जाएगा तो ये हमारे में प्रॉब्लम कॉज करता है। तो इसलिए इसका रीअब्जॉर्प्शन हमारे लिए काफी ज्यादा वो होता है फायदेमंद। लेकिन अगर हम इसके रीअब्जॉर्प्शन को रोक देते हैं इस कंडीशन में, जब हमें मतलब प्रॉब्लम हो, हाइपरटेंशन हो, ये सब, तो हमारे लिए काफी ज्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं। तो ये थी आज की पूरी कहानी। आई होप आप लोगों को पूरा समझ आ गया होगा। बाकी सारा कुछ कंप्लीट हो गया है सब कुछ। अब आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके हमें बताइएगा। बाकी मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड थैंक यू, टेक केयर, एंड आप लोग अपना और फैमिली का ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।